एंड दिस वेबिनार इज क्रिएटेड। उसके लिए मुझे साथ देने के लिए मेरे कलीग विकास भाई, प्रेसिडेंट ऑफ जेसीआई सूरत, उनका मैं खूब आभारी हूँ। हमारे होस्ट पूजा मैडम, वेरी नाइस वर्ड, वेरी नाइस स्वीट वॉइस, उनका भी मैं आभारी हूँ। और बाकी जो मेरे लॉन्ग प्रेसिडेंट्स मेरे फ्रेंड्स हैं, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। उन सबको मैं अभी वेलकम कर रहा हूँ और उनका आभारी हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम आज के टॉपिक पे जाएंगे। पूजा मैडम, आप प्लीज स्क्रीन शेयर कर ले। यस सर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मानसून, इम्यूनिटी एंड आयुर्वेद। आज के टॉपिक में हम 3 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन मानसून, सेकंड इम्यूनिटी एंड थर्ड आयुर्वेद। तो ये तीनों चीजें अलग होती है, फिर भी एक साथ जुड़ी हुई है। तो अलग अलग किस तरह से है और उसको जोड़ के अल्टीमेटली हमें एक चीज चाहिए, और वो है हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, विच इज द मोटो ऑफ जेसीआई वलसाड फॉर दिस ईयर, हैव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। मैं चाहता हूं कि नॉट ओनली इन कोविड कंडीशन, लेकिन हर कंडीशन में मेरे जेसी मेंबर्स और बाकी के जो भी मेरे फ्रेंड्स आज जुड़े हुए हैं, जो हु आर नॉन जेसीस, वो सबके पास भी होनी चाहिए, रिपीट, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो फॉर हैव दैट हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ कॉन्सेप्ट, आज का ये सेमिनार है। इसमें हम 3 चीज पे फोकस करेंगे। फर्स्ट वन मानसून, इम्यूनिटी एंड आयुर्वेद। नेक्स्ट प्लीज। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आयुर्वेद। एक मिसकॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद मतलब ये गोली देना, वो गोली देना, ये काढ़ा देना, इस तरह से ट्रीटमेंट करना। तो दैट इज टोटली फ्रेंड्स रॉन्ग कॉन्सेप्ट। एक्चुअली मेडिसिन देके किसी भी बीमार इंसान को अच्छा करना, इट इज वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद इटसेल्फ हैज इट्स मीनिंग। तो आयुर्वेद का मतलब है आयु और वेद, उसके अंदर ही वो मीनिंग आ जाता है। आयु मतलब जिंदगी, लाइफ, वेद मतलब जानना। तो आयुर्वेद कहता है कि टू नो लाइफ, अपनी जिंदगी कैसे जीनी है उसके बारे में पूरा नॉलेज, दैट इज आयुर्वेद। जिसमें बाई चांस अगर आप बीमार हो गए तो ठीक करो किसी इंसान को, विच इज वेरी साइड इफेक्ट, वेरी वो छोटी सी चीज है। फर्स्ट पॉइंट इज कि इंसान बीमार ही ना पड़े। नाउ ऋषि मुनियों जिन्होंने आयुर्वेद लिखा, उन्होंने ओनली 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा आयुर्वेद बनाया। फर्स्ट वन, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, मतलब स्वस्थ इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। वेरी शॉर्टली इन हिंदी, इंसान बीमार ही ना पड़े। सोचते कितना अच्छा लगता है कि हम बीमार ही ना पड़े। तो दवा, मेडिसिन लेना, दवा खाना, हॉस्पिटल में जाना, वो तो बहुत दूर की बात है। तो दिस इज फर्स्ट बेसिक मोटो ऑफ आयुर्वेद, कि इंसान बीमार ही ना पड़े। और बाई चांस अगर इंसान बीमार होता है तो सेकंड उसका मोटो है उसको ठीक करो। आतुर से विकार पर शमनम, मतलब उस बीमार इंसान को ठीक करो। तो वो तो सेकेंडरी आता है, एज पर आयुर्वेद प्रिंसिपल्स वो सेकेंडरी है। तो अभी हम जानेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, इंसान बीमार ही कैसे ना पड़े। तो उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें बोली हुई है, जैसे किस तरह से प्रेगनेंसी रखनी चाहिए, उसको बोला है गर्भ संस्कार। उसके बाद है दिनचर्या, दिन आपको कैसे जिंदगी पूरी कैसे आपको पास करना है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, ऋतु के हिसाब से किस तरह से आपको अपनी लाइफ देखनी है। फिर है भोजन ग्रहण नियम, किस तरह से खाना खाना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। तो वो सब अलग अलग लेक्चर्स उसके हो सकते हैं। अभी जिस पर हम फोकस करने वाले हैं वो है ऋतुचर्या। तो ऋतु के हिसाब से इंसान को किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना है, उसमें सिर्फ 3 पॉइंट अभी आएंगे। फर्स्ट वन डूज, सेकंड डोन्ट्स, और तीसरा वाई। फर्स्ट वन डूज में क्या करना चाहिए, सेकंड क्या नहीं करना चाहिए, और तीसरा वाई, क्यों। आजकल छोटे बच्चों को भी अगर हम बोलते हैं कि भाई ये काम करो या फिर ये काम नहीं करो, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वाई, क्यों। तो उस क्यों का आंसर आयुर्वेद में सालों पहले लिखा हुआ है, मे बी कहीं और आपको मिले ना मिले, लेकिन यू विल फाइंड दैट आंसर वाई। ओके, तो दिस इज आयुर्वेद, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, इंसान बीमार ही ना पड़े। तो अभी हम मेडिसिन की कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंसान बीमार ही ना पड़े उस पर फोकस करेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। तो दिस इज आयुर्वेद। नाउ सेकंड इज इम्यूनिटी। आजकल बहुत ही मार्केट में वर्ड है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, इम्यूनिटी 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 बढ़ाओ, इम्यूनिटी के लिए ये करो, इम्यूनिटी के लिए वो करो। लेकिन अगर किसी इंसान को आप एक क्वेश्चन पूछोगे वेरी सिंपल सा कि व्हाट इज इम्यूनिटी, तो रोग प्रतिकारक शक्ति, इट इज ट्रांसलेशन, डेफिनेशन नहीं है। तो शरीर के अंदर अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो बढ़ाना क्या है, या फिर क्या चीज बढ़े तो हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, तो जितने भी लोग आज मैंने अभी लास्ट में जो देखा, अराउंड 75 पार्टिसिपेंट्स और मेंबर्स अभी है। तो वो जो देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज, उनको अभी एक आंसर तो मिल जाएगा कि व्हाट इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी हैव 2 टाइप्स। फर्स्ट वन, एक को कहा है रैपिड इम्यूनिटी, सेकंड इज स्लो इम्यूनिटी।
जो हमारे शरीर में डेवलप होती है, स्टार्ट करें तो टॉन्सिल, लिम्फ नोड, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, लिवर, पैंक्रियाज, बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग अलग जगहों से जो हमारे शरीर में, मैम नेक्स्ट प्लीज, बहुत सारी अलग अलग जगहों से हमारे शरीर में डेवलप होती है। मैम नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, वो ये हो गया। तो बहुत सारी इसके बाद वाला, तो बहुत सारी हमारी अलग अलग जगहों से इम्यूनिटी डेवलप होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं तो मलेरिया है तो अलग प्रॉब्लम होती है, डेंगू है तो प्लेटलेट्स काउंट्स कम होते हैं, जो प्लेटलेट्स काउंट्स हमें किसी जॉन्डिस में कम नहीं होते। तो हमारी इम्यूनिटी अलग अलग जगह से डेवलप होती है, अलग अलग हमारे ऑर्गन्स उसको बनाते हैं और अल्टीमेटली वो किसी बीमारी को फाइट करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन कि इम्यूनिटी हैज टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं रैपिड इम्यूनिटी, दूसरी है स्लो इम्यूनिटी। रैपिड इम्यूनिटी के अंदर जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो उसमें बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, नेचुरल किलर सेल्स, कंपोनेंट सेल्स, एक्सवाइजेड व्हाटएवर। रैपिड इम्यूनिटी के नाम के अंदर ही उसका मीनिंग आपको मालूम पड़ जाएगा, जो बहुत रैपिड एक्शन करती है, बहुत फास्ट एक्शन उस चीज का होता है। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में कोई बीमारी आई तो उसके सामने फास्ट एक्ट करेंगे, फास्ट एक्शन करेंगे और उसके बाद बीमारी चली गई तो वापस नॉर्मल भी हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रैपिड इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर सपोज कि हमारे शरीर के अंदर मलेरिया आया तो मलेरिया के फाइट करने के लिए जो सेल्स डेवलप होते हैं वो है रैपिड इम्यूनिटी। अगर वो सफिशिएंट नहीं है या फिर हमें जल्दी ठीक होना है तो हम उसी सेल्स को हेल्प करने के लिए मेडिसिन लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर आएगा रैपिड इम्यूनिटी में। ठीक है, सेकंड आएगा स्लो इम्यूनिटी। नाम के अंदर उसका मीनिंग है फ्रेंड्स कि स्लो इम्यूनिटी मतलब शरीर के अंदर वो स्लोली बढ़ेगी, बढ़ने के बाद लंबे टाइम तक स्टे रहेगी। अगर बिगड़ी तो धीरे 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 कम होगी और उसको वापस अगर ठीक करना है तो वो धीरे धीरे ही वापस ठीक होगी। तो उसका सभी एक्शन विल बी स्लो, जिसके अंदर आता है CD4 CD8 काउंट या फिर एंटीबॉडीज या फिर टी सेल्स, बीटा सेल्स, व्हाटएवर। तो अगर ये इम्यूनिटी हमारी बिगड़ती है तो हमें कैंसर, HIV, टीबी, न्यूमोनिया, इस तरह की बीमारियां होती है जो होती भी बहुत स्लोली है, अगर हो गई तो जाती भी बहुत स्लोली है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें नाउ फॉर आयुर्वेद पर्पज, तो रैपिड इम्यूनिटी के अंदर पार्ट आएगा मेडिसिन का। कोई भी मेडिसिन एक्सवाइजेड आयुर्वेद की हो, किसी भी चीज की हो, तो सभी मेडिसिन का पार्ट आएगा रैपिड इम्यूनिटी में। स्लो इम्यूनिटी में पार्ट आएगा आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, वर्ड है एग्जैक्टली आहार विहार। आहार मतलब आप क्या खाना खा रहे हो, विहार मतलब किस तरह से अपनी रूटीन लाइफ जीते हो। तो वो बेस्ड है स्लो इम्यूनिटी के ऊपर जो लॉन्ग टाइम रहती है। नाउ किसी डिसीज कंडीशन में अगर हमारी बॉडी बाई चांस आ गई तो स्लो इम्यूनिटी ट्रिगर करेगी रैपिड इम्यूनिटी को और उसके चलते हमारी डिसीज फाइट करेगी। तो इन शॉर्ट, अगर हमारी स्लो इम्यूनिटी प्रॉपर फंक्शन है, प्रॉपर बेस्ड है, प्रॉपर लेवल पे है, तो अगर कोई डिसीज आया तो विदाउट मेडिसिन भी आप उसको ट्रिगर करके अपने आप को ठीक कर सकते हो। रिपीट, विदाउट मेडिसिन। अगर उसमें मेडिसिन आ भी गई बाई चांस हेल्प करने के लिए तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो हमारा फोकस नॉर्मली होना चाहिए रैपिड इम्यूनिटी, स्लो इम्यूनिटी पे, जिसको कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि डॉक्टर वही मेडिकल फैसिलिटी का नहीं है वो उसको समझ के उसको फॉलो कर सकता है। अगर जरूरत पड़ी रैपिड इम्यूनिटी को बढ़ाने की तो उसके लिए एट अ टाइम किसी वैद्य को, किसी डॉक्टर को हैज टू कंसल्ट, क्योंकि वो मेडिसिन वाला पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट प्लीज। सो ये हो गई डिस्कशन रैपिड और स्लो इम्यूनिटी की। अब स्लो इम्यूनिटी हमारे शरीर में कैसे ज्यादा होती है, कम होती है? तो आयुर्वेद कहता है कि दो चीजों के ऊपर स्लो इम्यूनिटी बेस्ड है। एक है जैसे आप देख रहे हो, दैट इज योर फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटी, जिसको कहा है बल, फिजिकल शक्ति, एनर्जी। और दूसरी जो आप देख रहे हो अपने राइट में वो है फायर, अग्नि, विच इज अवर डाइजेस्टिव फायर, जिसको कहा है जठराग्नि। तो हमारी जठराग्नि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह काम करती है एक, और दूसरा हम फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं, जिसको कहा है आहार और विहार। तो उसके हिसाब से हमारी स्लो इम्यूनिटी बेस्ड होगी या फिर स्लो इम्यूनिटी हमारी प्रॉपर बनेगी। नेक्स्ट प्लीज। और ये दोनों किस पे बेस्ड हैं? एक सेंटेंस सबको मालूम है कि आयुर्वेद जड़ से इलाज कर रहा है, तो फ्रेंड्स हम स्टेप बाय स्टेप जड़ तक जा रहे हैं। तो ये दोनों हमारी फिजिकल एक्टिविटी और हमारे फूड, हमारी अग्नि, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैम नेक्स्ट प्लीज। तो वो है सन और मून। फ्रेंड्स एक चीज अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लंबी है, लेकिन अभी आप मेरी बात को मान के चलो कि सन हमारे शरीर से एनर्जी और बल एब्जॉर्ब करता है, खींचता है, जैसा कि आप इस फिल्म इस पिक्चर में देख रहे हो। और मून हमारे शरीर को एनर्जी और बल देता है।
तो हम जिस टाइम पे, जिस समय पे हमारे शरीर के अंदर मून एनर्जी बढ़ेगी, उस टाइम पे हमारी फिजिकल एनर्जी और हमारा अग्नि वो दोनों मैक्स अच्छा लेवल पे होगा। जिस टाइम पे हमारे शरीर में सन की इफेक्ट बढ़ेगी, उस टाइम पे हमारे शरीर की बल और अग्नि दोनों कम होगा। दिस इज नेचुरल प्रिंसिपल फ्रॉम थाउजेंड ऑफ इयर्स। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अब ये दोनों किस पे बेस्ड हैं? नाउ दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस सेशन। फ्रेंड, हम देख रहे हैं बीच में सन है। सन के आसपास हम जानते हैं, स्कूल में पढ़े हुए हैं, अर्थ रोटेट करती है और उसके आसपास मून रोटेट करता है। और इसको लेके हम स्कूल में पढ़े हुए, शायद हम सबको उसके वर्ड भी मालूम होंगे। एक को कहा है उत्तरायण, या फिर एक को कहा है दक्षिणायन, या फिर विषुव काल, आदान काल। ये कुछ वर्ड शायद स्कूल के टाइम पे पढ़ने में आए थे, किसी को शायद रिमाइंड हो जाए, जो आज बहुत काम के हैं। तो उत्तरायण मतलब सन की गति धीरे 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 उत्तर की तरफ जाएगी, और दक्षिणायन मतलब धीरे धीरे वो दक्षिण की तरफ जाएगा। तो इसको देख के हर टाइम पे रोटेट होगा सन और मून लाइक दिस। तो उसको चलते 6 महीने हमारे शरीर, हमारी लाइफ में ऐसे आएंगे जिसमें हमारी एनर्जी, हमारा बल टॉप लेवल पे होगा, मैक्सिमम अच्छे लेवल पे होगा। उसके उल्टा 6 महीने हमारे शरीर में जब सन की इफेक्ट ज्यादा होगी, उस टाइम पे हमारा बल, हमारी अग्नि लो कंडीशन में होगी। ठीक है, और ये हर 2 महीने पे चेंज होगा। एक चीज थोड़ा आउट ऑफ एज आके बोल रहा हूँ, शायद किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारे देश में नवरात्रि नॉर्मली हम 2 सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 6 नवरात्रि आती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जहाँ पे लाइन क्रॉस होती है, वहां हर 2 महीने पे जब एटमोस्फेयर क्लाइमेट चेंज होता है, तब एक नवरात्रि आएगी। और उसके चलते 2 टाइम ऐसा आएंगे जिसपे हमारी लाइफ को हमें बहुत ही ज्यादा चेंज करना है। 2 टाइम ऐसा आएगा जिसमें थोड़ा बहुत चेंज करना है, और 2 टाइम ऐसे जिसमें चेंज नहीं करना है। दैट्स वाई हमारे देश में 6 नवरात्रि बोलने के बाद बोला कि 2 का बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मीडियम और 2 का नहीं है। नहीं जानो तो भी चलेगा। तो आंसर है इसके लेके मैंने जो लिखा हुआ है हाई, मीडियम और लो, में भी आप लोग देख रहे हो। तो हाई वाला जो 4 महीने वाला पॉइंट है, जो टाइम है, हेमंत और शिशिर ऋतु, जो नॉर्मली है सर्दी का ऋतु, सर्दी का टाइम, उसमें हमारी बॉडी एनर्जी और अग्नि टॉप लेवल पे होगी, हाई लेवल पे होगी। बीच वाला जो पोर्शन है शरद ऋतु और वसंत ऋतु, इसमें इसकी मूवमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी एनर्जी और हमारा अग्नि मीडियम लेवल पे होगा। और लो कंडीशन जो है वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, उसमें मून एनर्जी की इफेक्ट मैक्सिमम कम से कम होती है, सन की मैक्सिमम होती है। तो उस लेवल पे हमारी एनर्जी, बॉडी एनर्जी और अग्नि सबसे लो लेवल पे होगा। और इतना समझने के बाद समझ सकते हैं कि अगर हमारी इम्यूनिटी बेस्ड है, हमारी नॉर्मल रूटीन लाइफ पे जो अग्नि और बल से कनेक्शन है, और वो अगर इस टाइम पे सबसे लो लेवल में है, तो डेफिनेटली डिसीज होने की, बीमार होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। और इसीलिए वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में डिसीज थोड़े ज्यादा होते हैं। शरद ऋतु इज नियर टू वर्षा, तो उसमें भी ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। और नॉर्मली हम अगर सर्दियों की बात करें, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में, तो वो सर्दी के टाइम पे डॉक्टर्स की भी छुट्टी कह सकते हैं, डॉक्टर्स लीव पे जाते हैं, पेशेंट्स कम से कम लोग बीमार होते हैं, बिकॉज उस टाइम पे हमारी अग्नि और हमारा बल टॉप लेवल पे होता है। तो दिस इज द बेसिक थिंग टू नो। अब हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट प्लीज मैडम। तो अभी जो ऋतु चल रही है दैट इज वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु 2 महीने होते हैं, जिसमें अभी 19 तारीख को जो श्रावण महीना है, उसमें वर्षा ऋतु खत्म हो जाएगी। तो वर्षा ऋतु जैसे हमने बात करी, वो है दक्षिणायन, स्टार्टिंग ऑफ विषुव काल, सन गोज टुवर्ड्स साउथ। धीरे 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 अब सन साउथ में जाना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट हमारे शरीर के अंदर कम होनी शुरू होगी। जस्ट स्टार्टेड, अभी हुई नहीं है, जस्ट लाइक अमावस्या का चांद अब धीरे 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 पूनम की तरफ जा रहा है, लेकिन जाना शुरू हुआ। तो अभी वैसा ही टाइम है जैसा अमावस्या के टाइम पे था। तो उस टाइम पे सेम लो लेवल कंडीशन होगी। तो सन गोज टुवर्ड्स साउथ, ग्रेजुअली मून एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अब धीरे धीरे मून एनर्जी बढ़ रही है, बॉडी एनर्जी एंड डाइजेशन बिकम्स लो। जैसे मैंने बात करी, उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सन की इफेक्ट मैक्सिमम होती है, मून की सबसे लो होती है। इसलिए इस 2 महीने में, जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं, जो नॉर्मली आती है 15 जून से लेकर 15 अगस्त तक, या फिर 2-4 दिन प्लस माइनस, नॉर्मली 19 तारीख तक, या फिर एंड ऑफ श्रावण महीना। तो उस टाइम तक हमारी बॉडी एनर्जी एंड डाइजेशन सबसे लो कंडीशन में होगी। फ्रेंड्स, हर आयुर्वेद के हिसाब से 6 रस, 6 टेस्ट होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मतलब खट्टा, खारा, तीखा, थोड़ा कड़वा, थोड़ा तूड़ा, और एस्ट्रिंजन, कषाय। तो इस 6 रस में हर महीने में, हर ऋतु में एक एक रस की एटमोस्फियर में और हमारे शरीर के अंदर उसकी इफेक्ट बढ़ती है। कुछ में हमें उसको साथ में लेकर चलना है, कुछ में उसमें हमें ऑपोजिट चलना है। तो ये जो अभी ऋतु चल रही है, वो है अम्ल रस की ऋतु। इसमें अम्ल रस
एटमॉस्फेयर में और बॉडी में नॉर्मली बढ़ता है, ठीक है। इसमें विदाही, शीत और अग्नि मंद करने वाली वायु होती है जो हमारे शरीर को मैक्सिमम बीमार कर सकती है। लास्ट सेंटेंस बहुत काम का है, त्रिदोष प्रकोप हैपेंस इन दिस ऋतु। इसमें मैक्सिमम त्रिदोष होते हैं, तो वर्षा ऋतु में मैक्सिमम लोग डिसीज होते हैं, मैक्सिमम बीमार होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उससे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है? नेक्स्ट प्लीज। तो वर्षा ऋतु में कौन कौन से डिसीज आ सकते हैं? डायरिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, मलेरिया, फ्लू, राइनाइटिस, स्किन डिसीज। पीपल आर प्रोन टू एनी डिसीज। बहुत सारे डिसीज हैं इसमें जो आ सकते हैं। मेन अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ वो है डूज। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए? अब हमें मालूम तो पड़ गया कि हमारी अग्नि सबसे लो है, हमारी एनर्जी सबसे लो है, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है और उस कंडीशन में बीमार नहीं होना है। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद कि आप बीमार ही ना पड़े। आपने डिस्कस किया, हंगर इज इन इट्स लोएस्ट कंडीशन। सबसे लो कंडीशन में भूख लगती है, हम सब जानते हैं। शायद हमें सबने कभी सोचा भी नहीं कि पूरा श्रावण महीना एक टाइम खाने को क्यों बोला। बहुत सारे त्योहार आते हैं, एग्जाम्पल एकादशी हो गई, एग्जाम्पल शिवरात्रि हो गई, एक दिन उपवास करने को बोला, इसे पूरा महीना क्यों डाल दिया? क्योंकि पूरे 2 महीने अग्नि सबसे लो कंडीशन में है। तो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करो। हमारे ऋषि मुनियों ने ये आयुर्वेद के बेसिक प्रिंसिपल्स को फेस्टिवल्स के साथ और स्पिरिचुअल के साथ ज्वाइंट करके इतनी कॉमन तरीके से हमें बता दिया कि जो हम नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं या फिर करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। नाउ अगर हमें सबसे कम कंडीशन में भूख लगती है, अग्नि सबसे कम है, तो डेफिनेटली पुराने चावल, पुराने गेहूं, पुराने जौ, इट इज वेरी गुड टू डाइजेस्ट, विच इज वेरी लाइट, बहुत कम, बहुत हल्के हैं डाइजेस्ट होने में, तो इसे डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो पुराने चीजें खाओ, पुराने कोई भी आप सीरियल्स, पुराने कोई भी खाओ, तो नॉर्मली हमें इस सीजन में मिलते ही मिलते हैं। तो इस सीजन में नए अनाज, नए धान नहीं आते, पुराने ही होते हैं और वो वेरी गुड, वो खाने ही चाहिए, पुराने ही। रिपीट। दूसरा है बटर मिल्क विथ जिंजर इज एडवाइजेबल। फ्रेंड्स, इस ऋतु में दूध अलाउड नहीं है, टिपिकली वर्षा ऋतु में, क्योंकि ये कफ की ऋतु है। वर्षा ऋतु में कफ बढ़ता है, एटमॉस्फेयर में 2 महीने बारिश होती है, उससे अगर आप आस पास में देखोगे तो छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे। आयुर्वेद कहता है कि हर जगह पे जहाँ पे नई शुरुआत है, अगर वो लाइफ की है, अगर वो दिन की है, अगर वो रात की है, वो खाना खाने के टाइम की है, सब जगह पे शुरुआत के टाइम का है, बीच वाले टाइम पे पित्त बढ़ता है, एंड में वायु बढ़ता है। जैसे हमने खाना खा लिया तो खाना खाने के फर्स्ट कफ बढ़ता है, फिर पित्त, फिर वायु। हमारी लाइफ है, छोटे बच्चों में कफ होता है, बीच वालों में एज में वायु, पित्त होता है, फिर वायु होता है। जस्ट लाइक दैट इस कंडीशन में हमें बटर मिल्क, दूध कफ करता है, बटर मिल्क छाछ कफ नहीं करती। आप आज दूध को दही जमा लो, उसका कल खट्टा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे हमने बात करी अम्ल रस इस ऋतु का नहीं है। तो जो खट्टी ना हो ऐसी छाछ विथ जिंजर, अदरक के साथ या फिर लहसुन के साथ या फिर अजवाइन के साथ, वो आपके टेस्ट के हिसाब से आप उसको ले सकते हो, विच इज वेरी गुड। कर्ड विथ जिंजर, पीपर, मरी, अजवा एक्सेट्रा कैन बी टेकन। हम एक मिसकॉन्सेप्ट है कि दही थोड़ा ठंडा है, लेकिन आयुर्वेद कहता है दही डाइजेस्ट होने में पित्त बढ़ाता है, गर्म प्रकृति का है और ये कफ की ऋतु है। तो इस ऋतु में दही खाना ही खाना चाहिए और उसकी इफेक्ट और शरीर के अंदर बढ़े, इसके लिए उसको आप जिंजर के साथ, अदरक के साथ या फिर सौंठ के साथ या फिर पीपर के साथ, मरी के साथ आप उसको छोक करके या फिर ऐसे भी मिक्स करके खा सकते हो। लेकिन दही खाने में बहुत ध्यान रखना है 2 चीजों का। एक, दही कभी भी रात को नहीं खाना। दूसरा, दही कभी भी अकेले नहीं खाना, किसी भी चीज में मिक्स करके खाना, या तो सब्जी में या तो राइस में, व्हाटएवर। सो कर्ड ड्यूरिंग रेन, सार, सॉल्टी एंड लाइट फूड शुड बी टेकन। फ्रेंड्स, अभी हम 2 ऋतु देखते हैं। कुछ मुझे प्रश्न आके बोलते हैं कि सर बहुत धूप लग रही है, आज थोड़ा सा बहुत ठंड लग रही है। तो अभी 2 ऋतु आएगी, जब बारिश होती है तब ठंड वाला मौसम आएगा, जब बारिश नहीं होती है तब धूप लगेगी। तो अभी उस दोनों चीज को समझ के हमें चलना है। तो जब बारिश हो रही है उस टाइम में जो ठंड वाला मौसम है, उस टाइम पे थोड़ा खट्टा, थोड़ा खारा और थोड़ा लाइट डाइजेस्ट में हो ऐसा खाना आप खा सकते हो। जो बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आएगा वो है भजिए। तो आइडियली बारिश होने के टाइम पे भजिए इज वेरी गुड। मेरे बहुत सारे टाइम मेरे घर पे झगड़े भी होते हैं, मैं फोन करता हूँ मेरे हॉस्पिटल से कि बहुत बारिश हो रही तो घर पे आओ, भजिए खाऊंगा। घर पे आके बारिश बंद हो गई तो भजिए नहीं बने, तो वह झगड़ा करते कि आपने बनाया कौन खाएगा। सो बारिश के टाइम पे ही भजिए इज वेरी गुड। जब बारिश नहीं हो रही है, धूप है, उस टाइम पे वो पीठ बढ़ाएंगे, प्रॉब्लम करेंगे, प्लीज कीप इन माइंड। दूसरा, इन एनी डिसीज कंडीशन जिंजर वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। अभी कोविड से लेके, सर्दी जुकाम से लेके, बुखार, डायरिया से लेके कोई भी डिसीज आपके आसपास में किसी को भी हो, तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप ये लास्ट सेंटेंस उसको बोल सकते हो,
गुनगुना गर्म पानी सौंठ वाला, वो दिन में 2 बार, उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा जरूर लगे तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर, लेकिन दिन में 2 बार आप किसी भी डिसीज कंडीशन में ले सकते हो, चाहे आप एलोपैथी दवा कर रहे हो, आयुर्वेद कर रहे हो, होम्योपैथी कर रहे हो, कोई भी मेडिसिन कर रहे हो, दिस विल हेल्प यू टू बी हेल्दी अर्ली, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। तो कोई भी कंडीशन में गुनगुना गर्म पानी जिंजर पाउडर के साथ, स्पेसिफिक इन दिस ऋतु, उसके बाद नहीं, जो अभी 19 तारीख तक एंड ऑफ श्रावण महीना चलेगी। नेक्स्ट प्लीज। हनी इज गुड टू यूज डेली मॉर्निंग। हमें इस ऋतु में हनी, शहद का उपयोग बढ़ा देना चाहिए। शहद में एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि शहद हम नॉर्मली सुबह गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल दिया, 1 चम्मच थोड़ा नींबू निचोड़ दिया और वो हम खाते हैं। तो फ्रेंड, दिस इज वेरी 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 रॉन्ग। आयुर्वेद बहुत ही फोर्सफुली कहता है कि किसी भी गर्म चीज के साथ शहद वो जहर है। मैडम नेक्स्ट प्लीज। किसी भी गर्म चीज के साथ जहर है शहद। यहाँ तक आयुर्वेद की टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप दौड़ के आते हो, कसरत करके आते हो, एक्सरसाइज करके आते हो और उस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर हीट है, आप पसीने पसीने हो रहे हो, उस टाइम पे भी अगर आपने शहद खा लिया तो वो भी आपकी शरीर को बिगाड़ेगा। तो गर्म चीजों के अंदर शहद अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि जो च्यवनप्राश बनता है वो भी जब बन जाता है तब लास्ट में ठंडा होने के बाद शहद उसमें ऐड करते हैं। तो अगर आपको गर्म पानी पीना है तो आप गर्म पानी पी लो, नींबू निचोड़ के पी लो, पी सकते हो, या फिर ऐसे ही शहद चाट लो। फर्स्ट टाइप। सेकंड कि आप गर्म नॉर्मल रेगुलर टैप वाटर जो पानी आता है, नॉर्मल पानी आता है, उसमें शहद डाल के पी लो। 2 तरह से आप उसको ले सकते हो, लेकिन अगेन किसी भी गर्म चीज के साथ शहद की प्रॉपर्टी मिक्स होके हमारी बॉडी में वन टाइप ऑफ पॉइजन बनाती है जो फर्स्ट कर सकता है कि कोई भी स्किन प्रॉब्लम। रेनिंग वाटर इज गुड टू यूज। अभी कौन सा पानी पीना चाहिए? तो आयुर्वेद कहता है कि जो डायरेक्ट पानी आसमान से गिरता है, दैट इज कॉल्ड हंसोदक इन आयुर्वेद, वो सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसको ऐसे रखोगे तो उसमें कोई कीड़े बीड़े भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन वो डायरेक्ट किसी चीज में आपको लेना है, अगर वो किसी चीज में गिर के फिर आपके बर्तन में आता है तो वापस वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो डायरेक्ट गिरा हुआ पानी आप नॉर्मल छान के पियो, विच इज वेरी गुड। अगर आप वो आपके नहीं कर सकते हो, एक कंडीशन में या फिर कम पानी पड़ रहा है, तो उसमें उस कंडीशन में आप मतलब 1 प्रीवियस प्लीज, तो उस कंडीशन में आप नॉर्मल पानी को, जो टैप वाटर है, उसको आप बॉइल करके पी सकते हो। उसके बाद जिंजर, जैगरी एंड हनी मोदक इज गुड आफ्टर ड्रेंच इन द रेन। अभी एक कंडीशन बहुत कॉमन हमारे साथ हो सकती है और वो है हम बारिश में भीग के घर, और जब भीग के घर पे आते हैं तब उसके बाद सर्दी, जुकाम, बुखार एक्सपोजर होता है। तो आयुर्वेद कहता है कि उस टाइम पे आप एक छोटी सी गोली घर पे बना ले। इसमें 3 चीज पड़ेगी, एक सौंठ, जिंजर, हनी, शहद और गुड़। इसमें घी नहीं आएगा। अगेन सौंठ, गुड़ और हनी, ये 3 चीज को मिला के जो मेडिसिन आती है, वैसे छोटे छोटे गोली बना ले, 10, 15, 20, 25 अपने घर पे रखें। जब बारिश में भीग के आते हैं उस टाइम पे वो आपको किसी भी डिसीज कंडीशन में जाने से पहले ही हेल्प करेगी। रिपीट, एक चीज याद करा दो, वो गोली भी रोज नॉर्मली रेगुलर नहीं खानी है। जब बारिश में भीग के आते हैं, जब ठंड लगती है, उस टाइम पे वो अलाउड है, उसके अलावा नहीं। और जब बारिश का ऋतु खत्म हो जाएगा, जब सर्दी आ जाएगी, दीवार आ जाएगी, उसके बाद अगर गोली बच गई तो फेंक दो उसको फिर यूज नहीं करना है। तो बारिश में भीग के आने के बाद अगर सर्दी जुकाम नहीं चाहिए तो हनी, सूंठ और जागरी, गुड़, उसकी गोली बना के आप ले सकते हो, मैक्सिमम 1 या फिर ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2। उसके बाद वो नहीं लेनी है, इट्स ओके। गुगलू और एनी अदर धूप वेपर इज गुड टू किल जर्म्स। अभी हम सब डरे हुए हैं जर्म्स से, वायरस से। हम सब घर पे पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती करते हैं। अगर घर पे कोई बड़े बुजुर्ग है तो हम जानते हैं कि वो अगरबत्ती पूजा पाठ पे करने के बाद पूरे घर पे घुमाते थे। तो क्यों घुमाते थे? और नॉर्मली वो धूप होती थी गूगल की। तो गूगल इज द बेस्ट एंटीसेप्टिक, बेस्ट एंटी जर्म्स, एंटीवायरल। तो डेली आप शाम के टाइम पे घर में जिस कमरे में बैठते हो, आइदर इट इज योर बेडरूम और इट इज योर ड्राइंग रूम, व्हाटएवर, वहां पे आप गूगल का धूप करो, तो विच इज वेरी गुड इन दिस सीजन। ये पता नहीं हम भूल क्यों चुके हैं। तो गूगल धूप इज वेरी गुड इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, और वो नेचुरली एटमोस्फेयर के जर्म्स को किल कर देगा, जिससे आप बीमार नहीं होगे। और वही चीज हम पूजा में यूज करते हैं, सिंपल। ओके, तो वो आप कल से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है लिव इन नीट एंड क्लीन प्लेस। फ्रेंड, इतनी छोटी सी बात उसी में उन्होंने हजारों साल पहले बोली कि बारिश के टाइम पे गीले कपड़ों में नहीं रहना है, कंपल्सरी सूखे होने चाहिए, बहुत सिंपल सा है। यूज फुटवेयर कंपल्सरी, कंपल्सरी जूते पहनने हैं,
नॉर्मली ये चीज हसीला ऐसी लगती है, लेकिन अगर सोचो कि 5000 ईयर्स पहले ऋषि मुनि जूतों के बारे में भी जानते थे और वो लिखते थे। मैडम वन प्रीवियस प्लीज मैडम। हाँ, वो जानते थे तो सरप्राइज होगा। तो जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं उनको ये सेंटेंस बहुत लागू होता है। बारिश के टाइम पे अगर बच्चे बाहर खेलने जाते हैं तो प्लीज फुटवेयर कंपलसरी, और वो ऐसे होना चाहिए जो पूरे पैर को कवर करे। पानी में कौन से जम्स है, कौन से बैक्टीरिया है, कौन से कीटाणु है नहीं मालूम, कोई काट ले प्रॉब्लम करेगा। वेरी स्मॉल थिंग लेकिन कैन क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स। तो यूज फुटवेयर कंपलसरी। वंस इन अ डे फूड इज गुड टू हेल्थ। जैसे मैंने अभी बोला, अग्नि सबसे लो कंडीशन में है, एनर्जी सबसे लो कंडीशन में है, तो कम से कम खाना है। तभी श्रावण महीने में एक टाइम खाना चाहिए। मैं खुद इतना कह सकता हूँ कि एज अ वाइफ श्रावण महीने में पर्सनली मैं, मेरी वाइफ एक टाइम ही खाते हैं और वो नॉर्मल रेगुलर खाना है। फर्स्ट वन। कुछ क्वेश्चन आएंगे शायद कि तो फिर सेकंड टाइम में क्या खाना है? आंसर है कुछ नहीं। अगर नहीं रह पाते हो और खाना ही है कुछ भी, तो फर्स्ट ऑप्शन है जूस, सेकंड ऑप्शन है कोई भी सीजनल फ्रूट, या फिर एक टाइम फूड इज वेरी गुड। रिपीट अप टू 19th ओनली, अप टू एंड ऑफ श्रावण मंथ। यूज वार्म वाटर टू फॉर बाथ। कुछ लोगों को हैबिट होती है ठंडे पानी से नहाने की एंड दे फील प्राउड, विच इज वेरी बैड। आयुर्वेद कहता है कि हमेशा इवन इन समर ऑल्सो गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। अगर वो गर्म आपको जले इतना प्रॉब्लम कर रहा है तो आप थोड़ा वार्म ले लो, इट्स ओके। लेकिन ठंडे पानी से नहाना आयुर्वेद के हिसाब से वो बहुत बुरा है। एक सेंटेंस से आयुर्वेद में एक श्लोक है कि जिस इंसान को ठंडे पानी से नहाना चाहिए तो नहाना पड़े, या फिर जिस इंसान को ठंडा खाना कच्चा खाना खाना पड़े तो कितना दरिद्र होगा। तो किसी भी इंसान के लिए लागू नहीं होता पानी से नहाना। अगर आपको बार बार स्किन प्रॉब्लम हो रही है तो आपको वार्म वाटर से नहाना स्टार्ट करो, प्रॉब्लम शायद आपकी ऐसे निकल जाएगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात एक ही है कि इस लेवल पे, जिसको बोला है क्लाविकल बॉन, इस लेवल के अपर पार्ट में गर्म पानी से नहीं नहाना है, क्योंकि अगर नहाए तो आपकी आंखें, आपके बाल प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इस टाइम पे, इस लेवल पे हमें नॉर्मल वाटर यूज करना है, बाकी के बॉडी पे वार्म वाटर। नाउ अकॉर्डिंग टू द वेदर, यूज वार्म और लाइट क्लोथ। वेदर के हिसाब से, जैसे हमने बोला अभी 2 ऋतु हम फेस कर रहे हैं, कभी गर्मी कभी ठंडी। तो अगर ठंडी जैसा है तो आप, जैसे मैंने पहना हुआ है, आप कोटी या फिर कुछ गर्म कपड़े पहन सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। अगर गर्मी वाला पार्ट है तो आप सूट उन्हीं कपड़े पहन सकते हो। तो ये हमारे शरीर को हेल्प करेगी अकॉर्डिंग टू वेदर। नाउ डूज तो हो गया क्या करना है, अब से रेड सिग्नल क्या नहीं करना है। मैडम नेक्स्ट प्लीज। तो डोंट्स, तो सबसे पहले उसमें आएगा डोंट ईट ड्राई फ्रूट्स। फ्रेंड्स, बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे देश में कि ड्राई फ्रूट बहुत अच्छे हैं, रोज खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, विच इज वेरी बैड। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपकी डाइजेस्टिव फाइबर इतनी बुरी है, इतनी बिगड़ी हुई है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इस ऋतु में, तो हाउ कैन यू ईट ड्राई फ्रूट। अब एक कुछ क्वेश्चन मुझे काफी सारे सेमिनार्स में आते हैं कि सब डॉक्टर्स कहते हैं सर कि ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। एक्चुअली दे आर राइट, बिकॉज उनकी बुक्स लिखी हुई है कनाडा में, मे बी यूएसए में, मे बी यूके में, वहां पे साल के 10 महीने ठंड रहती है। हम जिस एरिया में रहते हैं, हम जिस एरिया में अपनी लाइफ गुजारते हैं, वहां पे हर 2 महीने पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ड्यू टू दिस एटमोस्फियर ड्राई फ्रूट अलाउड नहीं है। अभी किसी ने लिखा फ्रूट इज अलाउड, वो आगे आएगा। तो फ्रूट इज अलाउड, आप सीजनल फ्रूट पक्का खाओ, नो इश्यू। पॉइंट इज ड्राई फ्रूट विच इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। सेकंड, डोंट ईट हैवी फूड्स, जो डाइजेस्ट में हैवी हो, मीठा हो गया, लापसी हो गई, शीरा हो गया, वो नहीं खाना चाहिए। तीसरा है डोंट ड्रिंक रिवर वाटर। अभी नेचर इस पृथ्वी को या फिर इस एरिया को, इस जगह को अपना घर मानती है और इस 2 महीने में उसको साफ सफाई करती है। अगर आप अपने घर के आगे पानी देखोगे तो पूरा गंदा होगा, जाके एक बार देखोगे अगर नदी को तो पूरी गंदी होगी। और धार्मिक लेवल के हिसाब से भी, मान्यता के हिसाब से भी, इस 2 महीने में नदी को ऋतुमती यानी पीरियड में बोला हुआ है, जिसमें नहाने का अलाउड नहीं है। और एक बात, एक चीज आप थोड़ा नोट कर लेना, इस 2 महीने में, वर्षा ऋतु के 2 महीने में एक भी ऐसा त्योहार नहीं आएगा इसमें नदी में नहाना बहुत पुण्यदायक बोला हुआ हो, क्योंकि अलाउड नहीं है। तो यही सब प्रिंसिपल्स स्पिरिचुअली हम बताए हुए हैं। तो डोंट ड्रिंक रिवर वाटर, इवन रिवर वाटर इज नॉट अलाउड फॉर बाथ आल्सो। ओके, डोंट ड्रिंक मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर। अभी किसी को हैबिट होती है ज्यादा पानी पीने की, सुबह 1 लीटर 2 लीटर पानी पी लिया। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश हो रही है, ऑलरेडी एटमोस्फियर में ज्यादा मॉइस्ट है, आपकी बॉडी में भी ज्यादा मॉइस्ट होगी और वो कफ बढ़ाएगी। तो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ वाटर विल गिव यू डायरिया, तो नहीं लेना है, विल गिव यू मोर कफ। तो अगर आपको एक नॉर्मल ग्लास सुबह पानी पीने की हैबिट है विच इज वार्म विथ लेमन विथ हनी, नॉर्मल वाटर विथ हनी, ओके, तो इट्स ओके। या फिर नॉर्मली वार्म वाटर 1 ग्लास, इट इज दैट क्वांटिटी इज ओके। लेकिन 2, 3, 4 लीटर पानी सुबह जो पीते हैं, प्लीज रेड सिग्नल को नहीं पीना है। अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग, इवन दिन में सोना कफ बढ़ाता है, डेंगू
या सॉरी कोविड या फिर अभी जो डिसीज आती है राइनाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, व्हाटएवर, वो सभी बेस्ड है कफ के। तो अगर कफ बढ़ेगा ही नहीं, डिसीज होगा ही नहीं, तो अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग। आप कुछ भी करो लेकिन दिन में सोना नहीं है। अवॉइड एक्सेसिव एक्सरसाइज। फ्रेंड अभी हमने बात करी, अब हमारा बल एनर्जी लोएस्ट कंडीशन में है, तो हमें हमारी एनर्जी को प्रिजर्व करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। डजंट मीन कि आप दिन में सोते रहो और कुछ मत करो, आलसी बन जाओ। आंसर है लाइट एक्सरसाइज इज वेरी गुड टू डू। तो जिससे आपको थोड़ा पसीना आए, थोड़ा सा थकावट आए, थोड़ा सा एनर्जी फील हो, उतनी लाइट एक्सरसाइज ओके। लेकिन एक्सेसिव एक्सरसाइज इस ऋतु में अलाउड नहीं है। अगर इस ऋतु में आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करेंगे तो मैं अभी से आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप आगे चल के पक्का आर्थराइटिस के शिकार होंगे, which may be within 2 or 5 years or later, लेकिन होंगे पक्का है। तो एक्सेसिव एक्सरसाइज नॉट अलाउड इन दिस सीजन। अवॉइड आउटसाइड प्लेइंग। जैसे बाहर का एटमोस्फेयर हम देखते हैं, मैक्सिमम जर्म्स, वायरस की कीटाणु हो सकते हैं, तो आउटसाइड प्लेइंग हो सके उतना अवॉइड करना है। उसके बाद है एक्सेसिव वाटर कंटेनिंग फूड प्रिपरेशन। मतलब नेक्स्ट प्लीज। तो जिसके अंदर ज्यादा पानी वाले पार्ट होते हैं, ऐसी जो चीजें होती है, एग्जाम्पल सूप हो गया, एग्जाम्पल मिल्क शेक हो गया, एग्जाम्पल किसी फ्रूट के जूस हो गए, वो अभी कम से कम लेने हैं, क्योंकि पानी की मात्रा बॉडी शरीर के अंदर कम जानी चाहिए। नॉट कि इतनी कम की प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन एक्सेसिव के हिसाब से कम जानी चाहिए। ओके। बात विद कोल्ड वाटर, और जैसे डिस्कस हो गया, गर्म पानी से ही नहाना है, इट्स ओके। बेकरी फूड, जंक फूड शुड मस्ट बी अवॉइडेड। जैसे अभी डाइजेस्ट अगर इतना कम है तो ये सब तो हैवी फूड है, डाइजेस्ट नहीं होगा, पक्का कॉमन सी बात है, नहीं खाना है। फर्मेंटेड फूड लाइक ब्रेड, पाव, पिज्जा नहीं खा सकते, इट्स ओके। नॉन सीजनल फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, मैंगोज नहीं खाने हैं। सीजनल फूड इज ऑलवेज अलाउड इन एनी सीजन, लेकिन कितने भी महंगे मिले, अच्छे मिले, नॉन सीजनल फ्रूट्स आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो वाटरमेलन हमें नेचर देती है गर्मी में, जिसमें ज्यादा वाटर आता है, उस टाइम पे वो कंपलसरी होता है। अभी तो वाटर भी कम लेना है, वाटर चीजें भी कम लेनी है, तो वाटरमेलन पक्का कम होगा। मैंगो में सेम चीज है। तो सीजनल फ्रूट हमें इस तरह से ही मिलेंगे जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। तो सीजनल फूड इज वेरी गुड इन ईच एंड एवरी सीजन। ड्राई फ्रूट इज नॉट अलाउड इन दिस सीजन। ड्राई फ्रूट हम खा सकते हैं दिवाली से लेके होली तक, 4 महीने, जो सर्दी का टाइम है, इट्स ओके। इंटरकोर्स शुड बी अवॉइडेड ऑलवेज। वो भी एक टाइम का व्यायाम है जिसमें हमें पसीना आता है। आयुर्वेद हर तरह को एक बीमारी और एक हमारी लाइफ के नजर से देखता है। जैसे हमने आगे बात करी कि आयुर्वेद में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों चीजें किस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका पूरा साइंस है, नॉट ओनली गिविंग मेडिसिन। और आयुर्वेद का एक प्रिंसिपल दूसरा है, इसमें बोला हुआ है कि 3 चीजों के ऊपर हमारी लाइफ टिकी हुई है, दैट इज आहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। तो इन तीनों को हमें बैलेंस करके चलना है। अगर 3 में से कोई भी एक रखाया तो हमारी लाइफ बिगड़ेगी। तो इस ऋतु में बिकॉज हमारी एनर्जी कम है, इंटरकोर्स शुड बी लेस और अवॉइडेड। तो फ्रेंड्स, ये हो गई वर्षा ऋतु, जो चलेगी अप टू 19 अगस्त या फिर अप टू श्रावण महीना एंड। उसके बाद जो ऋतु आएगी वो आएगी शरद ऋतु। 4 महीने होते हैं बारिश के, जिसमें 2 पहले महीने होते हैं वर्षा के, उसके बाद 2 होते हैं शरद के। दोनों महीने में हमें हमारी लाइफस्टाइल बहुत तरह से चेंज करनी होती है। तो शरद ऋतु में जो अभी एटमॉस्फेयर क्लाइमेट है वो पूरा चेंज होगा, वो सेम नहीं होगा। और अगर वो पूरा चेंज होगा तो हमें भी अपनी लाइफ को चेंज करना है। तो क्या होगा शरद ऋतु में? मैडम नेक्स्ट प्लीज। तो शरद ऋतु चढ़िया। तो शरद ऋतु में क्या होगा? जैसे हमने बात करी, अब धीरे 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 मून एनर्जी बढ़ेगी, सन साउथ में जाएगा, दक्षिणायन में जाएगा, तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, साथ में मून की एनर्जी बढ़ेगी। तो जो अग्नि सबसे लो कंडीशन में थी, बल सबसे लो कंडीशन में था, अब वो मीडियम लेवल पे आएगा, बढ़ेगा, बीच वाले पार्ट पे आएगा। तो उसमें हमारी एनर्जी और हमारा बल, सॉरी हमारी अग्नि, सॉरी, वो दोनों मीडियम लेवल पे होगी, ना तो बहुत अच्छी ना तो बहुत बुरी। तो हमें अब चलना है सेकंड आफ्टर 19 अगस्त मीडियम लेवल पे शरद ऋतु में। तो इट इज मिडिल सीजन ऑफ विसर्गकाल। मून एनर्जी इंक्रीज विथ कोल्ड पोटेंसी। धीरे 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 ठंड के साथ में बढ़ेगी। अभी कुछ मुझे कहते हैं कि धूप बहुत लगती है, लेकिन उस ऋतु में भी बारिश होगी, लेकिन ठंड थोड़ी बढ़ेगी। तो ग्राफ एक्चुअली यूं जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली नहीं जाता। जैसे वर्षा ऋतु में रस है अम्ल, वैसे इस ऋतु में रस है लवण। इसमें खारा रस, नव सॉल्टी रस इसमें बढ़ता है, जो हमें कम से कम इस ऋतु में लेना होगा। इट्स अ सीजन ऑफ पिच एंड थर्न। एक्चुअली फ्रेंड्स, ग्राफ यूं जाएगा। हम सब जानते हैं कि बीच में 15 दिन शरद ऋतु में बहुत ही हमें गर्मी लगेगी। इसको कुछ लोग गुजरात में कहते हैं भादरवा की गर्मी, भादरवा का ताप, भादरवा का धूप, वॉटएवर। तो वो 15 दिन ऐसे आएंगे जिसके पहले ठंड का एहसास होगा, जिसके बाद में भी ठंड की एहसास होगी, बीच में धूप आएगी, बीच में पित्त बढ़ेगा। तो जैसे वर्षा ऋतु है कफ की, वैसे ही शरद ऋतु है
पित्त की। प्लीज कीप इन माइंड, शरद ऋतु है पित्त की, तो इसमें पित्त के प्रकोप होना बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट वन, एक्सीडेंटली इंक्रीजिंग सन हीट एंड पित्त कॉजेज सो मेनी डिसीज, बहुत सारे उस पर डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या उस पर डिसीज हो सकते हैं? नेक्स्ट प्लीज। डिसीज ऑफ शरद ऋतु, दिस सीजन इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डिसीज। मैक्सिमम से मैक्सिमम बीमारियां शरद ऋतु में आएंगी, मोर देन वर्षा ऋतु। भले वो मिडिल सीजन है, लेकिन वर्षा ऋतु में किया हुई गलत चीजें इस ऋतु में हमें इफेक्ट बताएंगी। अगर नहीं करी है तो इफेक्ट अच्छा बताएंगी पक्का। तो मेनली पित्त इन्वॉल्विंग डिसीज आर प्रोन, तो मैक्सिमम पित्त से होने वाली बीमारियां बढ़ेंगी, जैसे किडनी प्रॉब्लम्स और लिवर प्रॉब्लम्स व्हाटएवर। तो मेरी थोड़ी कैलकुलेशन के हिसाब से और एक महीना भादरवा महीना तब तक थोड़ा कोविड का इफेक्ट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। उसके बाद जो ऋतु आएगी उसमें उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी, क्योंकि वो कफ का डिसीज है। अगर आप कोविड का पूरा चेन देखें तो उसमें हर जगह आपको कफ मिलेगा, और इसमें नेचुरली कफ कम हो। સર તમે મ્યુટ થઈ ગયા છો જેનિલ સર। सॉरी, हमें नेचुरली हमारी बॉडी से इम्यूनिटी मिलेगी। ओके, नेक्स्ट प्लीज। तो अगेन वापस वही डूज, हमें क्या करना चाहिए अपने आप को इस सबसे साल भर की बुरी ऋतु से बीमार ना होने के लिए। तो सबसे पहले आएगा बिटर टेस्ट फूड शुड बी टेकन विथ घी। फ्रेंड्स, इसमें हमें घी खाना है और घी के साथ में थोड़े कड़वी चीजें खानी है। अब हमारे ऋषि मुनि इतने प्रैक्टिकल थे कि उन्होंने इसके चलते हमें कुछ ऐसा दिया होगा जो हम करते हैं खुशी खुशी, और वो है गणपति चौथ आएगा। तो गणपति में हम लड्डू खाते हैं जो घी से बनते हैं, और वो हमें थोड़े से बिटर टेस्ट वाले, थोड़े से कड़वे बनाने हैं, जिसमें थोड़ी से हमें सूट सॉरी ये सूट जो सॉरी कड़वी वो आती है, वो ज्यादा यूज करनी है, जो थोड़े कड़वे चीजें घर पे होती है, ठीक है, ओके, वो ज्यादा यूज करने हैं। तो घी शुड बी टेकन विथ बिटर टेस्ट फूड। तो हमारे बच्चों को, इवन हमें भी लड्डू खाने ही चाहिए, लेकिन वो थोड़े से कड़वे, थोड़े से टेस्ट में हो, विच इज वेरी गुड। और ऐसे बहुत तो वो मेथी, थैंक यू अभिषेक भाई। तो मेथी वाले लड्डू खाने चाहिए, वो हमारे शरीर को हेल्प करेंगे, हमारी बॉडी को हेल्प करेंगे। फर्स्ट वन। दूसरा, हैव लाइट फूड एट द टाइम ऑफ हंगर। इसमें अग्नि बड़ी है, इसमें एनर्जी बड़ी है, तो डेफिनेटली हम ऐसा खाना खा सकते हैं जो हमें डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि वो अच्छा है पहले से। तो उस कंडीशन में हमें जब भूख लगे तब आप खाना खा सकते हो। अब नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं, अगर लंबा नहीं उसको याद रखना है तो, कि वर्षा ऋतु में एक टाइम खाने को बोला, शरद ऋतु में आप 2 टाइम खाओ, सुबह और शाम, विच इज गुड। तो 2 टाइम फूड इज ओके, सफिशिएंट इन दिस सीजन टू हैव टू बी हेल्दी। ओके, राइस, व्हीट, ग्रीन ग्राम्स, मूंग, बार्ली, जौ, घी, ग्रेप्स, शुगर केन, खड़ी साकर, बीटर गार्ड, करेला, वो सब अभी अच्छा है। जो थोड़े टेस्ट में कड़वे हैं, जो थोड़े से मधुर हैं, वो चीजें हमें बहुत ही अच्छी है। थोड़ी कड़वी, थोड़ी मधुर, थोड़ी खाने में मीठी और थोड़ी कड़वी, दो दो टेस्ट इस ऋतु में थोड़ा ज्यादा हमें कंज्यूम करने चाहिए। बटर इज गुड एंड कर्ड शुड बी स्टॉप। जो हमने आगे बात करी वर्षा ऋतु में कि भाई दही खाना चाहिए, आफ्टर 19, आफ्टर एंड ऑफ शरद ऋतु, सॉरी श्रावण महीना, बटर स्टार्ट करना है, हमें मक्खन खाना है। बटर का मतलब फ्रेंड प्लीज पनीर मत करना, प्लीज चीज मत करना, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान ने कहीं पे भी चीज पनीर नहीं खाया है, उन्होंने बटर खाया है। और इस ऋतु में ऋषि मुनि हमें वही कहते हैं, तभी इस ऋतु में कृष्ण जन्माष्टमी भी आएगी। तो आयुर्वेद हमें यही बताता है जो ऋषि मुनि ने बोल के गए हैं, लेकिन नॉर्मल याद रखने के लिए त्योहार बहुत अच्छा माध्यम है। तो जो वो करते हैं वो हमें करना है। तो आइडियली बटर इज गुड टू हैव, लेकिन रिपीट बटर आप ऐसे ही चम्मच से खा लो, आप खाने के साथ में ऐसे ही खा लो, आप सब्जी में या फिर आप दाल में या फिर राइस के साथ खा लो, इट इज योर चॉइस, योर लाइक, लेकिन बटर खाना ही चाहिए। रिपीट बटर एंड घी इज गुड, लेकिन जो आगे कर रहे थे हम लोग, बटर मिल्क एंड कर्ड मस्ट बी स्टॉप नाउ, बिकॉज वो दोनों पित्त बढ़ाते हैं, ये दोनों कफ बढ़ाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो मिल्क एंड मिल्क प्रिपरेशंस आर गुड फॉर हेल्थ। तो हमें इस ऋतु में जो आगे दूध मना किया था श्रावण महीने में, वो इस महीने में कंपलसरी पीना है, कंपलसरी, रिपीट। और वो पीने के लिए हमें एक चीज ऋषि मुनि ने बोली है, अगर मैं किसी को बोलूं, अभी अगर मैं दीपक सर को या फिर दिव्यांग सर को बोलूं कि सर आप 15 दिन के लिए आपको रोज मीठा खाना है,
तो शायद रुक जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऋषि मुनि ने एक बहुत अच्छा चीज बोल दिया कि श्राद्ध करो। श्राद्ध इसलिए करने को बोला, हर इंसान के घर पे कोई ना कोई कभी ना कभी तो मृत्यु को प्राप्त हुआ ही होगा, और उसके चलते श्राद्ध के टाइम पे जो हम खीर बनाते हैं वो खीर हम कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। अब ऋषि मुनि का थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देख लो। सावन महीने में दूध जहर है, तो उन्होंने शंकर भगवान के मंदिर में जाके उनको गटर में डालने को बोला। शरद ऋतु में दूध अमृत है, कंपलसरी पीना है। तो अगर वो श्राद्ध हम करते हैं पितरों के लिए, और पितरों का देव शंकर भगवान को बोला गया, तो उस टाइम पे वो खीर वहां पे जाके हम गटर में नहीं फेंकते, हम खाते हैं, क्योंकि इस ऋतु में वो फेंकने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। तो श्राद्ध किसी का करो ना करो, एक्चुअली द वर्ड इज सब मिस इंटरप्रिटेड, वो पित्त के लिए है, ना कि पितरों के लिए। तो हमें हमारे शरीर के पित्त की शांति करनी है। लेक्चर सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनको एक चीज बता दूं, जिनको सिर दर्द होता है टिपिकली पित्त से, वो इस 15 दिन में श्राद्ध वाले रोज किसी ना किसी का श्राद्ध करे, रोज खीर खाए, तो बाकी के 350 दिन विदाउट एनी मेडिसिन आपको सिर दर्द नहीं होगा। मैंने पहले ही आपको बोला था कि वी आर फोकसिंग ऑन पर्सनल इम्यूनिटी, कि हम विदाउट एनी मेडिसिन अपने आप को ठीक कर ले। ये सुनने में अच्छी चीज है, लेकिन हो सकती है बहुत ही प्रैक्टिकली, बहुत ही नॉर्मली, ठीक है। तो 15 दिन खीर खानी है शादी के टाइम पे, इन बिटवीन भी आप दूध ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिट ड्यूरिंग इवनिंग टाइम इन ओपन स्पेस, इसको बोला है प्रथम प्रहर। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 3 स्टेज होते हैं दिन के और रात के। तो शुरुआत में कफ बढ़ता है, फिर पित्त बढ़ता है, फिर वायु बढ़ता है। तो ये पित्त की ऋतु है, शरद ऋतु पित्त की ऋतु है, तो हमारे शरीर में थोड़ा गर्मी कम होनी चाहिए। तो जब दिन की शुरुआत, रात की शुरुआत है, दिन खत्म हो गया, रात की शुरुआत है, शाम को 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद रात की शुरुआत होती है। तो वो जो 4 घंटे हैं सबसे पहले, उस 4 घंटे को कहा है प्रथम प्रहर। और उसमें भी जो पहले के जो 2 घंटे हैं वो मैक्सिमम आपकी बॉडी को नॉर्मली, नेचुरली ठंडा करेंगे। तो इसमें आप बस एक जगह पे बैठ के अपनी वाइफ से, अपने फ्रेंड से बस चैट करो, नॉट ऑन मोबाइल, बस बैठो। जो आपको मेडिकली, जो आपको मेंटली, जो आपको फिजिकली आपको वार्म करने होने से कम कर देगी, आपको ठंडा लेकिन आपको लाइट कर देगी, ठीक है। तो सिट इवनिंग टाइम इन ओपन स्पेस, कह सकता हूँ कि जैसे फ्रेंड के साथ मिलकर गप, इवनिंग टाइम पे 6 से 8 बेस्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन उसमें तो खेलना है, खेलने से पित्त बढ़ेगा, ना तो कुदरा भागना है, ना तो पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से दिमाग का काम बढ़ेगा। उसमें आपको रिलैक्स फील करना है, नथिंग एल्स, ओके। रिवर वाटर, लेक वाटर कैन बी यूज्ड फॉर बाथ। 2 महीने में साफ सफाई का काम खत्म हो गया। अगर आप 2 महीने के, अभी 1 महीने के बाद अगर आप जाके नदी को वापस देखोगे तो पूरी नदी आपको पूरी साफ दिखेगी, एकदम निर्मल स्वच्छ दिखेगी। तो अब आप नदी का पानी पी सकते हो, पीना ही चाहिए। तो कुएं का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, नाउ यू कैन हैव। अगर आप टैप वाटर पीते हो तो अगेन वर्षा ऋतु में गर्म पानी, विच इज वेरी गुड एंड आइडियल टू हैव। सॉल्ट शुड बी टेकन लेस। अगर किसी को हैबिट है ज्यादा सॉल्ट खाने की, ऊपर से सॉल्ट डाल के खाने की, तो जैसे हमने बात करी, ये रस, सॉल्ट का रस है, मतलब खारा लवण रस है, इस ऋतु में बढ़ता है, तो उसको कम से कम हमें कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज मैडम। अवॉइड सार, सॉल्टी एंड स्पाइसी फूड। तो ज्यादा खट्टा, खारा, तीखा नहीं खाना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, अभी डिस्कस लॉन्ग हो गया तो नहीं इसको डीप में जा रहा हूँ, वो समझ में ऐसी बात है। सॉल्ट शुड बी टेकन लेस, कम सॉल्ट खाना चाहिए। डोंट ईट सोडा, कर्ड, ऑयली प्रिपरेशन, वो सब पित्त बढ़ाती है, नहीं करना चाहिए। अवॉइड अवेकिंग एट नाइट, लेट नाइट तक जगना वायु बढ़ाता है, और वायु और पित्त मिल के आपको इस ऋतु में बीमार कर सकते हैं। तो लेट नाइट जगना नहीं है। सेम वे डे टाइम पे स्लीपिंग भी अलाउड नहीं है। आपको जो भी काम करने हैं अपने आप दिन में खत्म करो, रात को सोना है, वेरी सिंपल। रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए है। दिन में अगर सोना है और रात को जगना है तो आप अपनी लाइफ को उल्टा कर रहे हो, जो बहुत सारी डिजीज आपको दे सकती है, ओके। ओवर हीटिंग, ज्यादा सन में जाना इस ऋतु में एडवाइजेबल नहीं है, वो पित्त बढ़ाता है, अगेन वे। सो ओवर हीटिंग सन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट प्लीज मैडम। बेकरी फूड, जंक फूड, स्टील, इस ऋतु में अभी भी ये वर्षा ऋतु के सेम वे कह सकते हैं। बारिश हो रही है, अग्नि अभी इतनी नहीं बढ़ गई कि हम कचरा भी डाइजेस्ट कर पाए। तो जंक फूड इज वन टाइप ऑफ कचरा, तो इस ऋतु में अलाउड नहीं है। आप दिवाली के बाद अगर खाओगे पिज्जा बर्गर तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जितना इस ऋतु में होगा। तो अभी नहीं खाना है। बच्चे अगर जिद कर रहे हैं तो बोलो कि दिवाली के बाद खिलाएंगे, अप टू होली, नो इश्यू। तो बेकरी फूड, जंक फूड still avoided, fermented food like bread still avoided, late night sleep बात हो गई, excessive intercourse अलाउड नहीं है। अगेन अग्नि और बल एकदम लेवल पे है, तो यू कैन
गो टू इंटरकर्स, लेकिन आइडियली इट्स वंस इन अ वीक। 3 चीजों में बोला हुआ है जो हमने बताया, 3 चीज हैं, लो, मीडियम और हाई। तो हाई लेवल पे देयर इज नो लिमिटेशन, मीडियम लेवल पे आइडियली वंस इन अ वीक, और अगर आप यंग एज में हो, आप बिलो 40 हो, बिलो 30 हो, तो ट्वाइस इन अ वीक इट इज ओके। और लो कंडीशन में तो वेरी लेस या फिर अवॉइडेड। सन हीट, अल्कोहल, ओवर ईटिंग डेफिनेटली सब पित्त बढ़ाता है, तो अल्कोहल अगर कोई लेते हैं, आउट ऑफ गुजरात वाले भी हो तो वेलकम देम। तो वो भी इस ऋतु में अलाउड नहीं है, ज्यादा सिन अलाउड नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज मैडम, नेक्स्ट प्लीज मैडम। फ्रेंड्स, हमने आगे जो देखा था, एक दिन मेरे असिस्टेंट डॉक्टर के साथ मिलके हमारे पूरे त्योहार को साथ में रख के देखा। सरप्राइजिंगली मुनियों ने, सॉरी किसी का फोन चालू है तो प्लीज म्यूट कर ले। हेलो, ओके। तो हमने जब देखा, मैंने जब इसको पूरे त्योहार को रख के देखा, तो सरप्राइजिंगली जिस ऋतु में जो चीज हमें करनी है, उसी में उन्होंने उस ऋतु में वही त्योहार रखे हुए हैं। इस स्लाइड को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो मैंने 2 लाल मार्क किए हुए हैं। अभी मैं सिर्फ उसके ऊपर बोल दूंगा, एक चीज तो खैर खत्म हो गई। एक है उत्तरायण और एक है शीतला सातम। तो फ्रेंड्स, ये मोशन जो हमने बात करी सन और मून की, उसके चलते हर 2 महीने पे एटमॉस्फेयर क्लाइमेट चेंज होता है, जिसकी इफेक्ट हमारे शरीर पे चेंज होती है। लेकिन उसके चलते साल भर में 2 दिन ऐसे आएंगे जिसमें एक दिन ऐसा आएगा जिसमें सन की इफेक्ट हमारे शरीर पे सबसे लो कंडीशन में होगी। सेम डे मून की इफेक्ट हमारे शरीर में सबसे हाई लेवल पे होगी। और उस दिन एक त्योहार आना चाहिए, और वो त्योहार है उत्तरायण। उत्तरायण पे कोई उपवास नहीं, उत्तरायण पे कोई भक्ति भाव नहीं, उत्तरायण पे कोई भजन भजन नहीं, उत्तरायण पे कोई घर पे बैठना नहीं। घर के बाहर निकलो, खेलो कूदो, नाचो, खाओ पियो, कुछ भी करो, एवरीथिंग इज जस्टिफाइड, बिकॉज हमारी एनर्जी, हमारी बॉडी, हमारी अग्नि सबसे हाईएस्ट लेवल पे है पूरे साल भर में। रिपीट, पूरे साल भर में। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसके 6 महीने और अराउंड 7-10 डेज के बाद में एक दिन आएगा जिस दिन सेम पिक्चर उल्टा होगा। जिस दिन जिस दिन सन एनर्जी टॉप लेवल पे होगी, सेम डे मून एनर्जी लो लेवल पे होगी। तो उस दिन भी एक त्योहार आएगा विच इज शीतला सातम। अब यहाँ पे मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही मिसकॉन्सेप्ट है शीतला सातम के अंदर। फ्रेंड, शीतला सातम के अंदर ऋषि मुनियों ने हमें बताया है कि घर पे चूल्हा नहीं जलाना है। दैट डजंट मीन कि आप बासी खाना खाओ। हमारा एक बड़ा इश्यू है संस्कृत को नहीं जानना, और वही हमें काफी जगह प्रॉब्लम कर रहा है। और वो एक संस्कृत का वर्ड है, उसके एक दिन पहले छठ के दिन रांधन छठ, मतलब खाना पकाना बंद करो। डजंट मीन डबल क्वांटिटी खाना बनाओ, नेक्स्ट डे बासी खाना खाओ। जैसे अभी हमने डिस्कस करा, सबसे लो कंडीशन में अगर अग्नि है, रिपीट पूरे साल भर में, तो पूरे साल का सबसे बुरा दिन अगर उसको आपने नहीं संभाला तो उसके बाद पक्का बीमार होना कंफर्म है। तो उसमें क्या करना है? तो आंसर दिया वेरी सिंपल, वेरी कॉमन, चूल्हा मत जलाओ। मतलब चूल्हे पे उस दिन जो भी बने किसी को नहीं खाना है। सावन महीने में एक टाइम खाना भी बोला, इस दिन तो टिपिकली एक टाइम खाना भी अलाउड नहीं है। तो रिपीट, 365 डेज में सबसे खराब दिन। तो अगर आप भूखे नहीं रह पाते हो तो आप केवल उस दिन ऐसी चीज खा सकते हो जो एटलीस्ट चूल्हे पे तो नहीं जले, जिसमें आएंगे फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स जो हम कुक नहीं करते, ना कि जरूरत है। तो शीतला सातम को प्लीज अपने दिमाग में रखो, वो ठंडा बासी खाने के लिए नहीं है। अगर आपके घर में कोई बोलता है कि उस दिन चूल्हा नहीं जलाओगे, अगर जलाया तो बीमारी आएंगी, एक्चुअली दे आर राइट। क्योंकि अगर चूल्हा जला के खाना खाया तो वो खाना डाइजेस्ट करने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो उस दिन नहीं खाना है। और डेफिनेटली पूरे साल का बुरा खराब दिन है, तो उसके आगे पीछे वाले दिन भी ऐसे ही होंगे। तो उसके आगे जो खिचड़ी पाचम आती है या फिर पाचम आती है, नॉम में जो हम वर्डू खाते हैं, स्पाउटेड चीज खाते हैं, तो वो सब चीजें डाइजेस्ट में लाइट है डेफिनेटली, तो उसके आसपास वही चीज आएंगी। उससे उल्टा देखो तो उत्तरायण के आसपास ऐसा कोई त्योहार नहीं आएगा जिसमें आप भूखे रहो, जिसमें आप उपवास करो। अगर आप आराम से इस पिक्चर को वापस देखो तो नवरात्रि से स्टार्ट करके कहते नवरात्रि तक एक भी त्योहार ऐसा नहीं है जिसमें आपको भूखा रहना है। शिवरात्रि एक दिन बीच में छोड़ के, वो थोड़ा अलग चैप्टर है। सो आंसर है कि पूरे 4 महीने एक भी त्योहार नहीं जिसमें भूखा रहने को बोला। उल्टा पिक्चर देख लो,
तो जो लो वाले 4 महीने हैं उसमें आपको मैक्सिमम ऐसे चीज मिलेंगी जिसमें इस तरह से मत खाओ, ये है बिकॉज मत खाओ XYZ, तो कम से कम खाने को बोला। तो ऋषि मुनि दे वर वेरी प्रैक्टिकल विद साइंटिफिक पॉइंट, विद साइंटिफिक व्यू, साइंटिफिक नॉलेज। तो उनको मालूम था कि साइंटिफिक नॉलेज अगर सबको पढ़ाने बैठेंगे तो नॉर्मल लोगों के लिए याद रखना या फिर उसको फॉलो करना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्यों ना हम इस चीज को त्योहार में डाल दें, तो वो लोग इंसान आराम से याद रख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम हो गया कि हम उस त्योहार की कुछ चीजों को समझ नहीं पाए, कुछ को उल्टा समझ रहे हैं और अपने आप को डिसीज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आइडियली अभी मैंने जो आपको बताया, आई थिंक सो इट इज सफिशिएंट। मैडम नेक्स्ट प्लीज। तो अगेन 4 महीने हैं, 2 महीने वर्षा ऋतु के, 2 महीने शरद ऋतु के। वर्षा ऋतु में जो करना है वो अप टू श्रावण महीना, लास्ट डे उसका ऑफ वर्षा ऋतु, और उसके बाद जो आएगा वो शरद ऋतु, उसमें क्या करना है, विच इज डूज एंड डोंट्स। उसके बाद सर्दी वाली बात है वो अलग है, अभी टाइम का इश्यू है तो हम आगे उसको नहीं खींचे, वो बाद में कभी देखेंगे। तो एक ही चीज लास्ट में बोलूंगा, ट्राई टू एक्सपीरियंस सीजन को अपने हिसाब से। आप अगर एक्सपीरियंस करोगे, अगर देखना स्टार्ट करोगे कि आसपास में क्या हो रहा है, एक बार मोबाइल से, टीवी से या फिर पीसी से बाहर निकल के अगर अपने आप के एरिया को देखोगे, अपने आप के माहौल को देखोगे, तो सो मेनी टाइम्स नेचर ट्राइज टू टॉक विथ यू। हम उसके छोड़ के किसी और में जा रहे हैं, इसलिए हम अपने आप को डिसीज कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट ट्राई टू एक्सपीरियंस सीजन। प्लीज आप अपने सीजन को एक्सपीरियंस हो, जैसे हमने बताया उसको फॉलो करना ट्राई करो। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी मेडिसिन की भी जरूरत पड़े। लास्ट में बताऊंगा कि अगर स्लो इम्यूनिटी आपने इस तरह प्रॉपर प्रोटेक्ट कर ली तो आपकी रैपिड इम्यूनिटी अपने आप ट्रिगर हो जाएगी इन डिसीज कंडीशन। तो विदाउट मेडिसिन आप ठीक हो जाओगे। अगर उसमें आपको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ी तो आप कंफर्म ठीक हो जाओगे, कोई बड़ा इश्यू है ही नहीं। सो हेल्थ इज नॉट अ बिग इश्यू इफ यू अंडरस्टैंड नेचर, इफ यू अंडरस्टैंड सीजन। एक दूसरा, अभी एक स्मॉल छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अभी बहुत चल रहा है काढ़ा। तो आयुर्वेद वाला जो इम्यूनिटी वाला काढ़ा है, एज अ पर्सनल, एज अ वैद्य, आई प्रीफर टू टेक ओनली फॉर 7 days। अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी है, आपकी बॉडी में टॉक्सिन जमा हुए हैं, तो वो टॉक्सिन आपके शरीर से विद इन 7 days फ्लश आउट हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। अगर आपकी कफ प्रकृति है, आपका खान-पान आहार विहार ऐसा है जिससे आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है, तो आप उस काढ़े को 15 दिन तक ले सकते हो। उससे ज्यादा प्लीज फ्रेंड्स अलाउड नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको तकलीफ है, आपको लेने की जरूरत है, तो प्लीज आप किसी अपने वैद्य से, किसी अगर आयुर्वेद की बात है तो वैद्य से, मेडिकल की बात है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो उसी चीज के बारे में पढ़ा हुआ है, उसको उसके अच्छे बुरे दोनों चीजें मालूम है। और अभी एक जो कोविड का पॉइंट चल रहा है और मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ इसको कहते, तो अगर हमने एक गड़बड़ी, एक गलती कर ली कि हमारे शरीर में रैपिड इम्यूनिटी जो बेस्ड है उसको हम हेल्प करने के लिए मेडिसिन दे रहे हैं। अगर हमने एक बार जरूरत पड़ी हमने मेडिसिन दी, दूसरी बार जरूरत पड़ी मेडिसिन दी, तीसरी बार जरूरत पड़ी मेडिसिन दी, अब जरूरत भी नहीं है फिर भी मेडिसिन दे रहे हैं, तो उससे होगा ये कि हमारे जो ऑर्गन्स, हमारे जो सेल्स बॉडी के हैं, उनको लगेगा कि हमारे शरीर में ऑलरेडी सपोर्ट आ रहा है, तो हम क्यों काम करें। वो आलसीपन, उसका बहुत अच्छा वर्ड है मेडिकल साइंस में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप वो दवा से भी रेजिस्टेंस हो जाओगे, आपको वो मेडिसिन जब जरूरत पड़ेगी तब इफेक्ट नहीं करेगी। तो आयुर्वेद बहुत ही क्लियर है, मेडिसिन ओनली इन द केस ऑफ डिसीज कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में यू हैज टू प्रोटेक्ट योर स्लो इम्यूनिटी आहार विहार से। अगर इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया तो किसी भी मेडिसिन को लेने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक सो मैंने अपने हिसाब से आपको जितना हो सका उतना देने की बात, ध्यान देने की बात ट्राई किया है। नाउ आई हैंड ओवर टू पूजा मैडम, और क्वेश्चन आंसर है, कुछ भी और है तो एवरीबॉडी इज वेलकम, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। Yes sir, thank you very much sir. Thank you sir very much for this such an interesting and informative session. સર, જ્યારે આપણું સેશન ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે 85+ મેમ્બર્સ આપણી સાથે જોડાયા હતા. સર, એવી ઇન્ફોર્મેશન કે જેને આપણે જાણવા અને સમજવા માટે ગૂગલ તથા ઘણા બુક શોધવા પડે, એવી ઇન્ફોર્મેશનને તમે ખૂબ જ સરળતાથી અમને સમજાવી. અને સર, અમને વિશ્વાસ છે કે આ ઇન્ફોર્મેશન આપણને આ મહામારી સામે લડવા માટે ખૂબ જ જરૂરી વેપન એટલે કે સ્ટ્રોંગ ઇમ્યુનિટી માટે ખૂબ જ મદદરૂપ રહેવાની છે. તો સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. And now the floor is open for question answer.
કોઈને પણ ક્વેશ્ચન હોય તો આઈધર ચેટ બોક્સમાં લખી શકો છો ઓર તમે હેન્ડ રેઝ કરીને પૂછી શકો છો. આઈ થિંક હેમંત ઠક્કર સર ક્યારના હેન્ડ રેઝ કરે છે, તો હેમંતભાઈ યુ કેન આસ્ક ક્વેશ્ચન. યસ જેનિલભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. વન્ડરફુલ પ્રોગ્રામ. પ્રેસિડેન્ટ વિકાસભાઈ અને પૂજાબેન, થેન્ક યુ વેરી મચ. ગુડ પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ. મારો ક્વેશ્ચન જેનિલભાઈને હતો કે એમને કીધું કે આ સિઝનમાં ડ્રાયફ્રૂટ નહીં ખાવા જોઈએ. તો ઘણા, હું અત્યારે વેટ લોસ કરું છું તો ડાયટિશિયન સલાહ આપે છે કે તમારે મેટાબોલિઝમ ફાસ્ટ કરવા માટે બે અખરોટ ખાવી જોઈએ. તો એ રાઈટ છે કે રોંગ છે મેટાબોલિઝમ ફાસ્ટ કરવા માટે, વેટ લોસ માટે? હેમંતભાઈ ને? હા. અચ્છા હેમંતભાઈ, એકચ્યુઅલી બદામ અને મેટાબોલિઝમ કોઈ ફૂડ ઇન્ક્રીઝ નથી કરતું. ઓલરેડી આપણા શરીરમાં જે મેટાબોલિઝમ ઓલરેડી ભગવાને કુદરતે આપેલી છે એને સમજીને આપણે ફૂડ લેવું જોઈએ. ફર્સ્ટ વન તો મેટાબોલિઝમ ઇન્ક્રીઝ કરવાનું કામ મેડિસિન કરે છે, જે કોઈ બી બીમારી કન્ડિશનમાં જરૂર પડે તો. ફર્સ્ટ વન. ઓકે. સેકન્ડ, જે પણ ડાયટિશિયન છે એ જ મિસકોન્સેપ્ટ છે કે એ ડાયટિશિયન સ્ટડી કરે છે મોડર્ન સાયન્સ બેઝ, વિચ ઇઝ એલોપેથી, મોડર્ન સાયન્સ બેઝ, અને એમની 90% ઉપર બુક લખાય છે યુએસ યુકે કેનેડામાં. હવે ત્યાં તમે જો જોશો ને તો ત્યાં વર્ષના કદાચ 10 મહિના શિયાળો હોય. ગયા વર્ષે એક ન્યૂઝ આવેલા કે યુકેમાં મેરેથોન દોડમાં ઘણા બધા લોકો હીટ વેવને કારણે, ગરમીને કારણે ચક્કરાવીને પડી ગયા. ઓકે. અને એ ટાઈમે ટેમ્પરેચર ત્યાં હતું 27 ડિગ્રી. તો 27 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર એ લોકોને હીટ વેવ લાગે છે. જસ્ટ કીપ ઇન માઇન્ડ. આપણા દેશમાં 45 આપણે નોર્મલી આપણે જોઈએ છીએ. 27 આપણા માટે એક કુલ ટેમ્પરેચર છે. ઓકે. સો મેડિકલ સાયન્સના જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એ તમે કદાચ યુએસમાં રહેતા હોય, અથવા તો અત્યારે કોઈ યુએસમાં કદાચ મે બી આઈ થિંક નથી, પણ કોઈ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાથી પણ મારા અમુક લેક્ચર્સ હોય છે, સો એટેન્ડ કરતા હોય તો ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ ઓકે. આપણે ત્યાં જ્યારે દર 2 મહિને ક્લાઇમેટ ચેન્જ થાય છે ત્યારે આપણે દર 2 મહિને આપણા ફૂડ પેટર્ન ચેન્જ કરવી જ પડે. ધેર ઇઝ નો ઓપ્શન. તો ડ્રાયફ્રૂટ એ ટાઈમે એલાઉડ છે જ્યારે તમે ડ્રાયફ્રૂટને ડાયજેસ્ટ કરી શકો. ફર્સ્ટ વન. અને એ ટાઈમ છે દિવાળીથી હોળી. એ 4 મહિના શિયાળાના ઇટ ઇઝ ઓકે ફોર એવરીબડી. અને મારી પ્રેક્ટિસમાં, એક લાસ્ટ આન્સરમાં, મારી પ્રેક્ટિસમાં મેં ઓવર કન્ઝમ્પશન ઓફ કાજુ, મેં કિડની ફેલ પેશન્ટ ડાયગ્નોઝ કર્યા છે, ટ્રીટ પણ કર્યા છે, જેમને ડાયાલિસિસ માટે સલાહ આપવામાં આવેલી. ડ્રાયફ્રૂટ બંધ થયા, એની શરીરમાંથી ઇફેક્ટ ઓછી કરી, એન્ડ કિડની વોઝ નોર્મલ એન્ડ પેશન્ટ ઇઝ હેલ્ધી. તો આ પોસિબલ થાય છે. જેનિલભાઈ, મારો બીજો એક સવાલ છે. આ પરિસ્થિતિ જે છે અત્યારની કોરોનાની પરિસ્થિતિ છે, એમાં ખરેખર ડર વધારે છે કે આ જે ખરેખર આ કેસ છે એ ખરેખર આપણી ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ વીક છે કે આટલા બધા કેસ છે? કેસીસ રાઈટ છે, કેસીસ ખોટા નથી. એકચ્યુઅલી કોરોના શરીરમાં ઇફેક્ટ કરે છે જસ્ટ લાઈક રાઇનાઇટિસ, શરદી ખાંસીની ટાઈપ. એની પેટર્ન સેમ છે, થોડી ડિફરન્ટ સાથે પણ પેટર્ન સેમ છે. સો આન્સર છે કે ડિસીઝ સાચો છે, મીડિયા દ્વારા આપેલો ડર બહુ ખોટો છે. અત્યારે એવું અંદર બધા વાતો એવી કરે છે, ઘણા લોકો કોરોના છે માનતા નથી, એમ કે ભારત સરકારને WHO તરફથી 2.5 લાખ રૂપિયા મળે છે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટને 2.5 લાખમાંથી 1.5 લાખ મળે છે, મ્યુનિસિપાલિટીને 50,000 રૂપિયા મળે છે. એ વાત હું આયુર્વેદ પ્રેક્ટિશનર છું. અમારે પણ કોવિડ સેન્ટર સાથે એટેચ છું. ઓલરેડી મારે મોર્નિંગ ઇવનિંગ 2 ટાઈમ કોવિડ સેન્ટરમાં મારે વિઝિટ હોય છે. અને એશ્યોરન્સ આપી શકું એટલું મને ખબર છે. એટલા માટે ધીસ ઇઝ ઓલ અફવા, ખોટી વાત છે, રોંગ આન્સર, રોંગ થિંગ. કારણ કે કોઈ એ રીતે પૈસા નથી આવતા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં જે પણ ઇન્ટર્ની અથવા જે પણ ટ્રીટિંગ ડોક્ટર છે એને એ જ સેલરી મળવાની છે જે સેલરી આગળ મળતી હતી. હા, એક વસ્તુ ગવર્મેન્ટે ડેફિનેટલી સારી શબ્દ વાપરી તો નહીં શકું, પણ એ કરી છે ડોક્ટર્સ માટે. ટિપિકલી પહેલા ગવર્મેન્ટ ડોક્ટર માટે હતું, અત્યારે બધા ડોક્ટર્સ માટે છે કે ડોક્ટર કોઈ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરતા ડોક્ટર પોતે એક્સપાયર થાય, આઈધર હી ઇઝ ગવર્મેન્ટ એમ્પ્લોય ઓર પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિશનર, તો એને 50 લાખનો વીમા કવર છે. એ છે, પણ એ વીમા કવર છે. એના માટે કોઈ ડોક્ટર મરવા માટે તો કોઈ ઉત્સાહ નહીં બતાવે 50 લાખ વીમા માટે. થેન્ક યુ સર. મારે બીજો એક લાસ્ટ સવાલ છે જેનિલભાઈ. હું તમે જે કીધું એ પ્રમાણે શ્રાવણ મહિનો તો એક ટાઈમ ખાવ જ છું. તમે કીધું એ પ્રમાણે હું કરું છું, મોટે ભાગનું આમાંથી કરું છું, 75-80% કરું છું. પણ આ પરિસ્થિતિ જે છે અત્યારે, એમાં જે મારું ચાલતું હોય, અત્યારે મેં 16 કિલો વેટ લોસ કર્યું છે છેલ્લા 6-7 મહિનામાં, તો એ કન્ટિન્યુ કરવું જોઈએ કે એને સ્ટોપ કરી દેવું જોઈએ જર્નીને? નહીં, એના માટે તમે જેની પાસે કરો છો ટ્રીટમેન્ટને પૂછો. આયુર્વેદ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વેટ લોસની ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરાય. આયુર્વેદ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ વેટ ગેઇન થવાના રીઝનને ટ્રીટમેન્ટ કરાય. ડિફરન્ટ વસ્તુ છે.
હું તો અત્યારે એક્સરસાઇઝ થી મારી ફેટ લોસ કરું છું, એક્સરસાઇઝ, યોગા અને રનિંગ થી. ફેટ લોસ કરો છો હેમંતભાઈ, ઓકે, બટ ફેટ ગેઇન શું કામ થાય છે? તો આયુર્વેદ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ 6 રીઝન છે. ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી પર્સનલાઇઝ ક્વેશ્ચન, તો એ પછી આપણે પર્સનલ તમારો નંબર લઈ લેજો આપણે જરા. ઓકે, થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ વેરી મચ, વન્ડરફુલ સેશન, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ હેમંતભાઈ. હવે જેસી અભિષેક શર્મા એમણે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, તો અભિષેક સર યુ કેન ગો ફોરવર્ડ એન્ડ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. सर गुड इवनिंग, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? थैंक यू अभिषेक भाई, नाइस वॉइस प्लीज. सर क्वेश्चन बहुत सिंपल है. आपने कहा था फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना है इस सीजन में, राइट? बट सर people like South Indians are there, they are every time eating all the fermented food like dosa and all, right? And मैंने ये भी सुना है कि dosa is a rich content of vitamin B12, so still मतलब हमें ये नहीं कंज्यूम करना चाहिए इस सीजन में. फर्स्ट वन अभिषेक भाई, डोसा इज नॉट इन फर्मेंटेड फूड. उसमें सबसे ज्यादा सबसे कम से कम फर्मेंटेशन होता है डोसे में. हियर फर्मेंटेड फूड मींस पाव, ब्रेड, व्हाटएवर. डोसा और इडली जो है व्हिच इज वेरी लेस इन फर्मेंटेशन, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं व्हिच हेल्प आवर बॉडी टू डाइजेस्ट आवर फूड. ओके. और इसीलिए जस्ट लाइक पाव ब्रेड, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं है. वो माइक्रो बॉडी में शरीर में जाने के अगर नहीं गए तो डेड हो जाएंगे और फिर वो फंगस करेंगे. तो एक दिन का बासी डोसा इज नॉट गुड टू हैव, लेकिन 2 दिन पुराना ब्रेड आप खा सकते हो. ओके. दिस इज द डिफरेंस. तो ये तो पूरे लाइट फूड है, तो इट इज ओके. मैं इसलिए पूछ रहा था ना सर, बिकॉज डोसा इज फेवरेट फॉर एवरीवन. इस वजह से वो फर्मेंटेड फूड के अंदर नहीं आता, बिकॉज ऑफ इट इज लाइट टू डाइजेस्ट. जो सबसे लाइट होगी डाइजेस्ट में, इस प्रिंसिपल है, वो कम से कम जल्दी से जल्दी बिगड़ जाएगी. राइट सर. चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर. वैसे आज का सेशन वाकई में बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा, एंड स्पिरिचुअली, रिलीजियस वाइज हर तरीके से जो मॉडर्न साइंस है उसके साथ में हम कॉम्पीट कर ही रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच सर. थैंक यू JCI सूरत एंड JCI वलसाड. We have a next question from Bhumi Mistry. ભૂમિ પૂછે છે કે એમને એવરી ટાઈમ ઓલવેઝ કફ રહે છે, તો nowadays how she can control her cough? Actually this is personalized question. I request not to ask on generalized platform. अभी जो मैंने बात करी आपको, वो सभी चीजें आप अपने रूटीन लाइफ में स्टार्ट करोगे तो ज्यादा कफ होना कम हो जाएगा. लेकिन जो ऑलरेडी हो चुका है, इट इज डिसीज कंडीशन और नेचुरल. नेचुरल है तो आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है. अगर डिसीज कंडीशन है तो फिर आपको किसी भी वैद्य को कंसल्ट करना चाहिए. आइडियली ही विल डायग्नोस कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए. अभी जो मैंने बात करी वो हेल्दी इंसान को हेल्दी रखने के लिए है. अगर आप डिसीज कंडीशन में हो then you need a वैद्य to consult, and this is personalized question. I request all not please ask personalized question. उसमें तो कंसल्ट की जरूरत होती है. This is to keep healthy person healthy. ठीक है, अच्छे इंसान को ही अच्छा रखना है, बीमार नहीं होना है, उसके लिए ये पूरा सेशन है. ओके सर, आपका नाम, एड्रेस और वो स्क्रीन पे एक बार करो ना. आपका क्या क्लिनिक के नाम से है, तो स्क्रीनशॉट लेके पर्सनली मिलना हो तो आ सकते हैं. फोन नंबर अभी आपको दे सकता हूँ. मेरा अभी एड्रेस तो लिखना, अगर आपकी स्लाइड हो विजिटिंग कार्ड की तो पूरा एक रख दो, तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले ले, तो पर्सनली एक बार आपको फोन करके मिलने आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके. अभी वो कार्ड तो नहीं है, लेकिन 1 मिनट में आपको अभी एक जस्ट वेट प्लीज, वन सेकंड. करेक्ट તો પતી ગયેલું એનું, તો હું ખાવાના ને હું પતી ગયું ને. હવે સવાલ જવાબ આવતો. Can you see? Yes sir, thank you sir, thank you. ले लिया. Thank you very much. સર, આપણો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે સુરેશ કોરાટ તરફથી.
તેઓ પૂછે છે કે સર વિલ યુ એક્સપ્લેન અબાઉટ આલ્કોહોલ એન્ડ marijuana that is ganja. कोई भी तरह का हैबिट, इट इज कॉल्ड हैबिट आयुर्वेद मना करता है. फर्स्ट वन, अल्कोहल में आयुर्वेद कहता है कि वेरी स्लो स्मॉल क्वांटिटी विथ प्रॉपर डाइजेशन नॉलेज विथ इन प्रॉपर सीजन. वेरी लो क्वांटिटी अगेन इट इज ओके, बट वो भी प्रॉब्लम करता है. इवन टी कॉफी भी आयुर्वेद में कहा हुआ है जस्ट लाइक वन हैबिट. और मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आए हैं जिनको मैंने टी को बंद करा के थायराइड ठीक किया है, निफेल ठीक किया है, व्हाटएवर. ये जो नॉट अ रूटीन फूड भी हमें गलत चीज में गलत प्रॉब्लम इफेक्ट दे सकता है. तो दिस इज मोर वर्सन देन दैट. तो डेफिनेटली दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कहा है विष, जो हमें नहीं लेना है, जो हमारे लिए अलाउड नहीं है, तो वो उसमें आता है. और विष से थोड़ा सा कम इसको बोला हुआ है गर विष, जो हमें smoking, tobacco, alcohol, all things. So not advised to take in any season. થેન્ક યુ સર. સર હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જેસીઆઈ સુરતના પ્રેસિડેન્ટ જેસી વિકાસ પટેલ તરફથી છે સર. સરજી, જો કોઈને અનિદ્રાનો પ્રોબ્લેમ હોય એટલે ઘણું બધું થાકવા છતાં પણ અથવા બહુ બધી એક્સરસાઇઝ કરવા છતાં પણ લાંબો ટાઈમ સુધી ઊંઘ નહીં આવતી હોય અને રાતના 2, 3, 4 વાગી જતા હોય, તો એના માટે કઈ છે સર આપણા પાસે એવું કે જેનું અનિદ્રા વિકાસભાઈ એકચ્યુઅલી એક બીમારીમાં જ આવે. ફર્સ્ટ વન એનું રીઝન જોવું પડે, જેમાં ગેસ થી મારીને, કોન્સ્ટિપેશન થી મારીને, ટેન્શન થી મારીને, કોઈ જગ્યાના શરીરના પેઇન થી મારીને ઘણું બધું હોઈ શકે. પણ જો અમારું રૂટીનમાં કશું નથી તો નોટ ફોર મેડિસિન હંમેશા પર્સનલાઇઝ હોય. જેવું કોઈ પણ માણસ કોઈ પેશન્ટ નથી કહેતો, તમે જનરલાઇઝ કરી શકો. પણ જનરલાઇઝ વસ્તુમાં એટલું કહી શકો કે તમે રાત્રે કમ્પલસરી રાત્રે સાંજે બાથ નાવાનું રાખો, બિફોર ફૂડ, બિફોર ડિનર. જમ્યા પછી સ્નાન નહીં કરાય. સો બિફોર ડિનર તમે નાવાનું રાખો અને સાંજના તમારા જમવામાં રાઈસ કોઈ પણ રીતે એડ કરો. અને જે ઋતુમાં એલાઉડ છે મિલ્ક, એ એક્સેપ્ટ શ્રાવણ મહિનો વર્ષા ઋતુ મિલ્ક એલાઉડ જ છે, બાકીના આખા વર્ષમાં. સો રાત્રે સૂતી વખતે કાં તો સાકર વાળું કાં તો એલચી વાળું, તમને જેવા ટેસ્ટમાં ભાવે તેવું તમે વોર્મ થોડું હુંફાડો, અકોર્ડિંગ ટુ સીઝન. ઠંડુ તો નહીં પણ નોર્મલી વોર્મ હુંફાડો, તમે દૂધ લેવાનું રાખો. તો ધીસ વિલ હેલ્પ નેચરલી તમને ઊંઘ માટે. સ્ટીલ ઊંઘ નથી આવતી તો ધેર ઇઝ સમ રીઝન, આઈધર ફિઝિકલી ઓર મેન્ટલી, સાયકાઇટ્રિકલી, વોટએવર. તો પછી તમારે પ્રોપર એના માટે કોઈને પણ ટ્રીટમેન્ટની સર અત્યારે એક એડવાઇસ આપવા માંગુ આમાં. અત્યારે સૌથી વધારે આ અનિદ્રા માટે છે ને, મોબાઈલ તમે જે વાપરતા હો 6 કલાક, તો 1 કલાક વાપરો તો ઓટોમેટિક અનિદ્રા તમારી સોલ્વ થઈ જાય. મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ છે. ડેફિનેટલી અત્યારે જે સૌથી વધારે સોશિયલ મીડિયા પર સમય જાય ને, એના હિસાબે જ અનિદ્રાનો સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. થેન્ક યુ જેનિલભાઈ એન્ડ હેમંતભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ. એટલે શરદ ઋતુમાં મોબાઈલ વગર, કોમ્પ્યુટર, ટીવી વગર ફ્રેન્ડ જોડે બેસીને બસ ડિસ્કસ કરો. જેસીસ પંડા વેરી ગુડ. સર સુરેશભાઈ છે, એમને હું ફ્લોર આપીશ, એમને ક્વેશ્ચન છે. થેન્ક યુ મેડમ, થેન્ક યુ સર. મારે પૂછવું હોય તો શું કરવાનું? સર મારો ક્વેશ્ચન એવો હતો કે આલ્કોહોલ અને ગાંજાને આયુર્વેદિકમાં મેડિસિન રિલેટેડ શું રિલેશન્સ છે? મેં કોઈક ન્યૂઝ એવા કે કોઈક જગ્યાએ વાંચ્યું છે કે ગાંજાને મેડિકલ તરીકે મેડિકલની ટ્રીટમેન્ટમાં યુઝ કરવામાં આવે છે, એના રિલેટેડ ક્વેશ્ચન હતો. ડેફિનેટલી. અચ્છા, એમાં છે ને આયુર્વેદમાં બુક્સમાં લખેલું છે કે જો વૈદમાં બુદ્ધિ હોય પથ્થરથી લઈને કોઈ પણ વસ્તુ એઝ અ મેડિસિન યુઝ કરી શકે, ઇવન પથ્થરને પણ. ઓકે. અને એક વસ્તુ આપણે જાણીએ છીએ એન્ડ વિચ ઇઝ સ્નેક પોઈઝન, સાપનું ઝેર. એ ઝેર જ છે, કંડે તો માણસ મરી જાય, છતાં પણ એઝ અ મેડિસિન પર્પઝ યુઝ થાય છે. સેમ વે આયુર્વેદમાં પણ બધી વસ્તુને મેડિસિન પર્પઝ યુઝ થાય. આલ્કોહોલને પણ એક્ઝામ્પલ એક મેડિસિન છે જેનું નામ છે અહિફેનાસવ. અહિફેન મતલબ અફીણ, જેમાં અહિફેન મતલબ અફીણ આવે. રિપીટ પાછો બોલી દઉં છું કે કોઈ પણ મેડિસિન, ઇવન ત્રિફળા અથવા તો પછી ઇવન હરડે, વિધાઉટ એની વૈદ એડવાઇસ નહીં લેવી જોઈએ. ચરકધામ દારૂસી સ્પષ્ટપણે કહે છે કે એવરી મેડિસિન હેઝ ઇટ્સ ઇફેક્ટ,
That's why it has side effect. જે વસ્તુની જ્યાં ઇફેક્ટ છે, જે ઇફેક્ટ છે, જેવી ઇફેક્ટ છે, જો તમને એ વસ્તુ નહીં જોઈતી હોય તો સાઇડ ઇફેક્ટ કરશે. સો આયુર્વેદમાં આલ્કોહોલ, આયુર્વેદમાં અફીણ બધાની મેડિસિન છે જ, ઇવન પોઈઝનની પણ મેડિસિન છે જ, પણ યુ હાઉ ટુ પ્રિપેર ધેટ મેડિસિન. ફર્સ્ટ વન, હાઉ ટુ યુઝ, વેન ટુ યુઝ, વેર ટુ યુઝ અને હાઉ વેર યુ વિલ ગોઈંગ ટુ સ્ટોપ. એ બધી વસ્તુનું નોલેજ જેની પાસે હોય મેડિસિન પર્પઝ તો ડેફિનેટલી છે. પણ અત્યારે આ પોઈન્ટ પર સર એકચ્યુઅલી ડિસ્કસ કરવાનું બહુ મતલબ નથી. સર આપણે હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ છે. સુનિલ સોમવંશીને ક્વેશ્ચન પૂછવો છે. સો સર તમે પૂછી શકો છો એન્ડ સર ધીસ વિલ બી ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. सर मैं से बात कर रहा हूँ पूना से. हेलो. हाँ प्लीज गो अहेड. हेलो. हाँ Please, सर मैं please, सुनील सोमन से please. बात कर रहा हूँ पूना से. सर कि आपकी आवाज कट हो सर रही है. उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम है. सुनील जी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख लीजिए तो आई कैन रीड एंड टेल इट टू सर. वाईफाई से अटेंड करते होंगे तो नेटवर्क वैसे ही रहेगा, वाईफाई वाले का प्रॉब्लम रहेगा. हेलो. हाँ प्लीज हाँ मैं अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में मैसेज करता हूँ मैडम. प्लीज प्लीज. अगर किसी को लेना है तो मैडम एक क्वेश्चन आप ले लो, जब तक वो लिखे इट्स ओके. सेकंड लास्ट क्वेश्चन. Can I ask? Sir, Please. Sunil sir is asking that what is the role of hot water in corona? कोरोना जैसे हमने बात करी, इट्स अ डिसीज ऑफ कफ. फर्स्ट वन, आपके सही में अगर कफ नहीं बढ़ा, एक्यूमुलेशन नहीं हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ, तो दैट इज नथिंग टू वरी. और डेफिनेटली हॉट वाटर कफ को कम करता है. अब आयुर्वेद का एक का प्रिंसिपल है, ठीक है, कि एक ग्लास पानी को अगर आपने उबाल के 1/3 किया, मतलब उसके 25% उसको जला दिया, तो वो पानी सबसे अच्छा है पित्त प्रॉब्लम के लिए. अगर आपने उसको 1/4 हाफ रखा, हाफ ऐसे ही नॉर्मल रेगुलर पानी हाफ जल गया, तो वो ज्यादा अच्छा है वायु प्रॉब्लम के लिए. अगर आपने उसको 1/4 रखा, 1 लीटर एक ग्लास पानी है तो ओनली 1/4 ग्लास आप पीते हो, इतना वार्म करते हो, तो वो सबसे बेस्ट है कफ रोगों के लिए, जो आप सिप करके पी सकते हो. और अगर मेरी बात को चेक करना है आपको तो एवरीबॉडी इज वेलकम. आप सिर्फ इतना करोगे